सिद्धार्थ के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पानी के अंदर कदम रखते ही अजीब सी खूंखार मछलियां बिजली की रफ्तार से उस पर ऐसे टूट पड़ी जैसे उनके लिए कोई शिकार आ गया हो। लेकिन ये मछलियां इतनी अजीब कैसे हो सकती थी? इस तरह की मछलियां तो सिर्फ अमेज़न रिवर में पाई जाती है। उन्हें पिराना मछली कहा जाता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। पहले तो मैंने सूखी नदी में ऐसी मछलियों के बारे में कभी सुना भी नहीं था। कदम तुरंत नदी के बाहर निकालते हुए सिद्धार्थ ने मन में सोचा, इसका मतलब ये है कि ऐसी मछलियां नदी में कहीं और भी हो सकती थी। पहले तो सिद्धार्थ को उन मछलियों का सामना करना होगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उन मछलियों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, और अगर उसे उस बूढ़े कछुए को तलाश करना था तो इसके लिए सिर्फ एक दिन काफी नहीं होने वाला था। तरीके दो हो सकते थे, या तो उन मछलियों का सफाया कर दिया जाता या तो उन मछलियों को ऐसे उलझा दिया जाता कि वे सिद्धार्थ पर हमला करने की जगह किसी दूसरी चीज में उलझी रहे। अगर वो उन मछलियों को खत्म करने के बारे में सोचता तो शायद ये भी हो सकता था कि उसके लिए गए स्टेप की वजह से वो बूढ़ा कछुआ भी मर सकता था। अगर ऐसा होता तो सिद्धार्थ पहेली को कभी भी हल नहीं कर पाता। इसलिए उसने उन भूखी मछलियों के लिए कोई दूसरी खुराक तलाश करनी थी। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। गांव में बकरे, मुर्गे, मुर्गियां आसानी से खरीदे जा सकते थे। वक्त गंवाने का मतलब था सिर्फ बेवकूफी। सिद्धार्थ ने गांव से 5 बकरे खरीदे और 1 घंटे के अंदर दोबारा वो नदी किनारे उसी जगह पर पहुंच गया। उसने उन बकरों को जैसे ही पैर बांधकर नदी के उस हिस्से में फेंका, वे मछलियां उन पर टूट पड़ी। जब सिद्धार्थ ने देखा कि पूरी तरह से वे मछलियां उन बकरों को खाने में उलझी हुई है तो वो तुरंत नदी में उतर गया। उसने इधर उधर गड्ढों में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं केकड़े दिखाई दिए तो कहीं कुछ भी नहीं। उसके पास ज्यादा देर तक वहां नदी में बने रहने का वक्त नहीं था, इसीलिए वो तुरंत नदी से बाहर निकल गया। इसका मतलब ये था कि पुराने शमशान के पास ऐसा कोई भी कछुआ नहीं था, तो उसे नए शमशान की तरफ आगे बढ़ना था। पहेली में जिस कछुए का जिक्र किया गया था उसके साथ साथ शमशान की भी बात कही गई थी। एक तरफ सिद्धार्थ जहां पर ये सब कुछ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ युवराज अब भी गौरी और बाकी लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था। युवराज ने उन्हें बताया कि वैसे तो वो दिव्या के आंसुओं से नहीं पिघलने वाला था, लेकिन उसने जो कहानी उसे बताई थी उसने उस पर यकीन कर लिया। दिव्या ने उसे ये कहा कि जिस लड़के के साथ वो सब कुछ कर रही थी उस लड़के ने उसे वैसा करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल वो गांव के एक दबंग आदमी का बेटा था और वो ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ करते रहा था। जब दिव्या ने उसे ये बात बताई तो उसे लगा कि इसमें दिव्या का क्या कसूर था, ये तो बस एक बेबस लड़की थी। और इसी तरह से उनकी मोहब्बत की कहानी एक बार फिर आगे बढ़ने लगी। युवराज ने उन्हें बताया कि दिव्या सचमुच एक बहुत अजीब लड़की थी जो अपने घर परिवार के बारे में बात करते ही कतराने लगती थी। उसने आगे कहा कि यह बात उस दिन की है जब एक पूर्णमासी के बाद वाली सुबह गांव के खंडर में उसे उसी लड़के की लाश दिखाई दी जिसके साथ दिव्या ने रिश्ते कायम किए थे। गांव के लोगों की भीड़ वहां पर देखकर मैं भी वहां पर गया और मैंने देखा कि उस लड़के का दिल उसके सीने से बाहर निकाल दिया गया था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यह काम जरूर किसी डायन का था, क्योंकि इस तरह से दिल निकालकर खा जाना यह एक किस्म की डायन ही कर सकती थी। युवराज ने गौरी और बाकी लोगों को बताया कि गांव वालों की इन सारी बातों को सुनकर भी उससे उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उसे दिव्या पर शक जरूर हो गया था। दिव्या ने युवराज को बताया था कि वो लड़का उसे परेशान किया करता था, तो हो सकता है कि उससे तंग आकर दिव्या ने उसे ऐसी दर्दनाक मौत दे दी हो। लेकिन फिर भी दिव्या जैसी खूबसूरत कमसिन लड़की किसी को ऐसे दर्दनाक मौत कैसे दे सकती थी? दिव्या के साथ संभोग करने के बाद धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी ताकत कम होने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उसके अंदर गुस्सा और नफरत पनपने लगी थी। वो किसी को भी अच्छा काम करते हुए देखता तो उसे उससे लड़ाई करने का मन करने लगता। चाहकर भी वो खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसने उसके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव होते हुए महसूस किए, लेकिन वो इनकी वजह को कभी समझ नहीं पाया। फिर एक और पूर्णमासी की रात थी
जब दिव्या ने उससे कहा कि वो अब उससे छुपकर नहीं मिलना चाहती, बल्कि गेस्ट हाउस में आकर उसके साथ पूरी रात गुजारना चाहती है। हालांकि युवराज के लिए गेस्ट हाउस में ये सब कुछ कर पाना मुश्किल था, क्योंकि गांव वाले और दयाल सब इस बात का बुरा मान सकते थे, लेकिन फिर भी उसने चांस लिया। दयाल को तो कौन क्या कह रहा है और गांव में क्या चल रहा है, इन सारी बातों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था उसे। वो तो बस अपना काम ही करना जानता था। और उस रात भी दयाल युवराज को खाना देने के बाद अपने कमरे में चला गया। दिव्या को सुर्ख लाल जोड़े में लिपटी देखकर एक बार फिर वो अपने होश गवा बैठा। उसकी गोरी गोरी पतली कमर, चमेली की इत्र की महक, कजरारी आंखें, बालों में लगा मोगरे के फूल का गजरा, उसकी पायल की छन छन, ये सब देखकर वो बेसब्र होने लगा था। तभी उसे अचानक याद आया कि उसने अपना कैमरा बाहर बरामदे में रखी एक कुर्सी से उठाकर अपने बैग में रखना है, और इसीलिए वो कमरे से बाहर निकला। रात के लगभग 12 बजने को थे और दोबारा जैसे ही वो कमरे में आया तो डर के मारे वो थर थर कांपने लगा। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लगने वाली लड़की दिव्या अपने हाथ पैर मुड़े हुए किसी छिपकली की तरह गेस्ट हाउस की दीवार पर चल रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत और जला हुआ सा लग रहा था। बाल सफेद और हाथ पैर पर झुर्रियां, बड़े बड़े नाखून, और वो लार टपकाती सी नजर आ रही थी। उसने जैसे ही उसे देखकर भागने की कोशिश की, उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। किसी बंदरिया की तरह छलांग लगाते हुए सीधे उसके पास आ गई। इससे पहले कि वो अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर पाती, युवराज ने उसे एक ऐसा जोरदार पंच मारा कि वो जाकर सीधा दीवार से टकराई। वो गुस्से से चिल्लाई। उसके चिल्लाने की आवाज से ही गेस्ट हाउस के खिड़की दरवाजों में कांच टूट गए। फिर ना जाने क्या हुआ और वो काले धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गई। दिव्या एक डायन थी और वो अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। उसके बारे में और भी बातें वो बताने वाला था। तभी मिस्टर बजाज अचानक हंसने लगे। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो सचमुच पूरी फिल्मी लगती है। गौरी, आप लोग सुनो इनकी कहानी, मुझे कोई दूसरा काम है। इतना कहकर मिस्टर बजाज वहां से चले गए। उधर सूखी नदी के किनारे शमशान में भटक रहे सिद्धार्थ को असली खतरे का तो पता ही नहीं था। उस बियाबां जगह पर घूमते हुए अचानक उसे बहुत ज्यादा थकान होने लगी। उसे चक्कर आने लगे और ऐसा लगने लगा जैसे उसे उल्टी आ जाएगी। लेकिन नए शमशान के पास पहुंचकर जब वो उल्टियां करने के लिए नीचे झुका, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और इसी बीच वहां एक बहुत ही खतरनाक बवंडर आया। शमशान घाट की छत पर लगी हुई टीन जोर जोर से बजने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी आंखों से खून टपकने लगा, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किसी अनजान ताकत ने उसे बॉल की तरह उठाया और धड़ाम से नीचे पटक दिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां जहां पर नीचे गिरा था वहां कीचड़ था। पानी और कीचड़ की वजह से उसे कोई खास चोट नहीं लगी। लेकिन ये क्या, वो जैसे ही उठने की कोशिश करने लगा तो उसे धुएं से बना एक हाथ दिखाई दिया और उस हाथ ने उसे पकड़कर नदी में फेंक दिया। वहां पसरे सन्नाटे को चीरती हुई एक खतरनाक हंसी की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे नदी में कोई भंवर बन रहा हो। हाँ, ये सही था, नदी में एक भंवर तो बनने लगा था। थोड़ी ही देर बाद नदी का पानी ऐसे ऊपर उठा जैसे वो कोई खौफनाक शैतान हो। उस पानी के बने शैतान ने अपना बड़ा सा मुंह खोला सिद्धार्थ को समेटने के लिए। वो शैतान एक भंवर बनकर नदी में जोर जोर से घूमने लगा और उसके साथ घूमने लगा सिद्धार्थ भी। इतनी देर तक पानी के बीच रहने की वजह से उसका दम घुटने लगा था। वहीं चक्कर की वजह से वो बेहोश होने लगा था। भंवर के बीच बेहोश होना, इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ मौत ही हो सकता था। तो क्या सिद्धार्थ का आखिरी वक्त आ गया था? लेकिन सिद्धार्थ तो बहुत बहादुर लड़का था, वो इतनी जल्दी कैसे हार मान सकता था? शायद इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। न जाने कब भंवर में गोल गोल घूमते हुए उसे बेहोशी आ गई। उधर गेस्ट हाउस में एक्साइटमेंट की वजह से गौरी ने कहा, देखो युवराज, डैडी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मुझे सचमुच तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही, मैं सुनना चाहती हूँ, तुम कहो। फिर वो दिव्या कहाँ गई और तुम लोगों के रिश्ते का क्या हुआ? उसके बाद मैं अचानक बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उस वक्त गांव में डॉक्टर की जगह सिर्फ एक कंपाउंडर था जिसने मेरा इलाज करने की कोशिश की, लेकिन
मैं फिर भी ठीक नहीं हो पाया। फिर एक आदमी ने बताया कि गांव में एक जानकार औरत रहती है जो शायद मेरी बीमारी का इलाज कर सकती थी। मेरे पास उस औरत के घर जाने के अलावा कोई दूसरा चारा रह नहीं गया था। युवराज ने आगे कहा। युवराज की कहानी में आगे क्या मोड़ आया होगा? क्या सिद्धार्थ सचमुच सूखी नदी के अंदर समा गया था? सिद्धार्थ के वहां न होने और मिस्टर बजाज के चले जाने के बावजूद भी आखिर गौरी युवराज में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी? क्या युवराज सचमुच कोई अच्छा इंसान हुआ करता था? जानने के लिए सुनते रहिए। उधर युवराज अपनी कहानी सुना रहा था और उधर सिद्धार्थ एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। लगभग बेहोशी की हालत में वो पानी के भंवर से घिरा हुआ था। न जाने किस किस तरह से पानी के थपेड़ों को बर्दाश्त कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद जब वहां पर शमशान में एक लाश को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो वहां बजने वाले ढोल की आवाज से सूखी नदी में हो रही वो हलचल अपने आप थम गई। जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें शमशान के शेड से थोड़ी दूरी पर नदी के किनारे कोई पड़ा हुआ दिखा। जब उनमें से कुछ लोग देखने के लिए गए तो सिद्धार्थ को वहां पड़ा देखकर उन लोगों के होश उड़ गए। अरे देखो, ये तो वही फैक्ट्री वाला सिद्धार्थ है। क्या ये नदी में डूबकर मर गया? कहीं हवेली के शैतान से परेशान होकर इसने आत्महत्या तो नहीं कर ली? वे लोग आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगे। तभी उनमें से एक ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ की पल्स और सांसें चेक की और उसने पाया कि सिद्धार्थ की सांसें अभी भी चल रही थी। उन्होंने उस मुर्दे के अंतिम संस्कार को कुछ देर के लिए रोक दिया और सिद्धार्थ के पेट से पानी निकालने लगे। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद पेट से पानी बाहर आते ही थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ को होश आ गया। वो खांसते हुए उठा, शायद पानी उसके फेफड़ों में भर गया था। शाम के लगभग 5 बजने को थे और गांव वाले भी उस जगह पर और ज्यादा नहीं ठहर सकते थे। पूछने पर सिद्धार्थ ने लोगों को बताया कि किसी अनजान ताकत ने उसे नदी में खींच लिया था और फिर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। गांव वाले उसकी बातें सुनकर डर से कांपने लगे। उन्हें यह डर लगने लगा कि कहीं वही शैतानी ताकत उन पर भी ना हमला कर दे, लेकिन किसी ने अपने डर को जाहिर नहीं किया। सिद्धार्थ ने उन लोगों से पूछा कि वे लोग वहां पर किसका अंतिम संस्कार करने आए और उसकी मौत कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि कोई बूढ़ी औरत थी जो कि बीमार थी और बीमारी के चलते ही उसकी मौत हो गई। जब सिद्धार्थ वीरानगढ़ में आया था तब से उसने ज्यादातर लोगों की बेवक्त मौत ही देखी थी। गांव के लोगों ने उसकी मदद की हो ऐसा भी उसने बहुत कम ही देखा था, लेकिन अभी इस वक्त लोगों ने उसकी भी जान बचाई थी क्योंकि रात होने वाली थी और रात में वो वैसे भी नदी में उस कछुए को ढूंढ नहीं पाता। इसीलिए अंतिम संस्कार में उन लोगों के साथ शामिल हो गया। सूरज डूबने से पहले ही अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी कर ली गई थी। सब लोग अपने घरों को लौट गए। सिद्धार्थ भी गेस्ट हाउस पहुंचने वाला था, तभी उसने देखा कि गौरी युवराज के साथ कहीं बाहर जा रही थी। गौरी को इस तरह उसके साथ घूमते देखकर सिद्धार्थ के दिल पर जो बीत रही थी उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल था। हालांकि उसने खुद ने भी सानिया के साथ अपनी मर्यादाएं लांघी थी, लेकिन गौरी तो कभी ऐसी थी ही नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा था? सिद्धार्थ हैरान परेशान था, लेकिन वो चाह कर भी आगे बढ़कर गौरी को रोक नहीं सकता था। मिस्टर बजाज, जो सिद्धार्थ को गौरी के साथ देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने गौरी को एक अनजान लड़के के साथ कैसे जाने दे दिया था। खैर जो भी हो, सिद्धार्थ को अभी ये सोचना था कि कल दिन निकलते ही वो ऐसा क्या करे कि उसे कछुआ मिल जाए। वो इस बात को तो अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे कोई बुरी आत्मा या शैतानी ताकत जरूर थी। इसका मतलब उसे पहले से ज्यादा तैयारी से वहां जाना होगा। दूसरी तरफ गौरी और युवराज गांव का चक्कर लगाने के लिए बाहर निकले थे। दरअसल जिस तरह से मिस्टर बजाज ने युवराज को उसकी कहानी बताते वक्त डिस्टर्ब किया था, गौरी को अच्छा नहीं लगा था। वो चाहती थी कि वो युवराज की ट्रेजेडी अच्छी तरह से सुने। बहरहाल सिद्धार्थ गेस्ट हाउस पहुंच चुका था और उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा।
दयाल ने उसे चाय लाकर दी और वो चाय पीकर बुक पढ़ते हुए आराम करने लगा। युवराज ने गौरी को आगे बताया कि उसे एक किताब के जरिए पता चला कि उस डायन दिव्या और हवेली के शैतान के बीच में क्या रिश्ता था। दरअसल वो उस शैतान की सबसे ज्यादा पसंदीदा पत्नियों में से एक थी। वो शैतान उस डायन पर खुद से भी ज्यादा यकीन किया करता था, इसीलिए कभी भी वो उसे कुछ भी करने से नहीं रोकता था। एक डायन अगर किसी का खून पिए भी तो इसमें कोई उसे इल्जाम कैसे दे सकता था। लेकिन युवराज को पता चली सच्चाई और भी ज्यादा खतरनाक थी। उसे पता चला था कि दिव्या उसकी तरह नौजवानों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे संभोग करके पहले अपनी हवस मिटाती थी और फिर उनके सीने से दिल निकालकर खा जाया करती थी। वो चाहकर भी युवराज का खात्मा इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि बार बार उसके साथ संभोग करके युवराज के अंदर भी खतरनाक शैतानी ताकतें आ चुकी थी। युवराज खुद भी इस बात से अनजान था। वो बिना मरे ही शैतानी मर्दों की अच्छी खासी ताकत का मालिक बन चुका था। जब उसने गौरी को यह सब कुछ बताया तो गौरी ने उसकी बात को बिल्कुल आसानी से सच मान लिया। ये सब कुछ क्या हो रहा था समझ के परे था। तुमने ये तो नहीं बताया कि उस बेताल और हवेली के शैतान के बीच का रिश्ता क्या था और वे दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हो गए? गौरी ने युवराज से पूछा। वो सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर हम दोनों साथ में कोशिश करें तो हम लोग हवेली के उस शैतान को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। युवराज ने गौरी से कहा। उसने बताया कि उसकी ताकत और गौरी की इंटेलिजेंस से अगर दोनों साथ मिल जाए तो वे दोनों वीरानगढ़ को एक बार फिर से आजाद करवा सकते हैं। उसने गौरी से यह भी कहा कि वो भी चाहता है कि सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स वापस मिल जाए। गौरी को उसकी बात पर एक बार फिर यकीन हो गया और उसे सचमुच एक अच्छा इंसान मानने लगी। अगर वो अच्छा ना होता तो उसने गौरी की जान बचाई ही क्यों होती। उसने उसे अब तक कुछ भी गलत तो नहीं कहा था, सारी बातें सही थी और ये बात भी सच था कि वो ताकतवर भी था। उसकी बातों से गौरी की उम्मीद बनने लगी थी। ये दोनों तो घूम फिर कर गेस्ट हाउस वापस जाने लगे थे, लेकिन आज रात वीरानगढ़ में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि हद से ज्यादा खौफनाक और रूह कपा देने वाला था। दरअसल हुआ ये कि न जाने कहां से लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीरानगढ़ में घटने वाली खतरनाक घटनाओं के बारे में पता चल गया। आज तक तो इसके बारे में इस तरह से कभी कोई भी खबर बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब जब ऐसा हो चुका था तो लोगों में इसे लेकर एक्साइटमेंट भी बढ़ते जा रहा था। ऐसा खास तौर पर यंगस्टर्स के बीच हो रहा था और ऐसा ही एक ग्रुप जिनके बीच वीरानगढ़ को लेकर चैटिंग हुई थी, वे लोग आज मौत को दावत देने वाले थे। उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। उन्हें पता था कि जैसे ही रात का अंधेरा गहरा होता जाएगा वीरानगढ़ में खतरा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। वे सारे नौजवान आज के जमाने के थे जिन्हें यह सब कुछ बिल्कुल मजाक लगता था। उनमें से कुछ तो ऐसे भी थे जिनके पास कुछ मॉडर्न टेक्निकल डिवाइसेस भी थे और वे चाहते थे कि दुनिया के सामने वीरानगढ़ का सच लेकर आए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेमस होने लोगों में ट्रेंड हो चुका है और कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन लगता है वे लोग तो हद से ज्यादा ही आगे बढ़ चुके थे। रात के 10:30 बजने वाले थे और उन लोगों ने वीरानगढ़ में कदम रखा। उन लोगों ने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर रखा था। उन्हें पहले से ही पता था कि वहां की सबसे खतरनाक जगह वो भूता हवेली थी। अपनी कार को वीरानगढ़ की बॉर्डर पर पार्क करने के बाद वे चारों दोस्त गांव के अंदर दाखिल हो गए। जैसा कि उन्होंने सुना था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में सबको सांप सूंघ गया हो। हर तरफ बस सन्नाटा ही पसरा हुआ। झिंगूर की आवाज और कुत्तों के रोने के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन वे सब तो वहां पर मस्ती करने आए थे। उन्हें तो पता था कि ये भूत वूत कुछ होते ही नहीं, ये सब कुछ बस मन का वहम होता है। उनकी भी इसमें क्या गलती थी। आजकल के नौजवानों को दूसरों को गलत साबित करने में ही मजा आता है। उसे वो अपनी शान समझते हैं। उनके आने के बाद उन्हें सिर्फ सन्नाटा और दूर दूर तक फैला हुआ गहरा अंधेरा ही दिखाई दिया था। चाहकर भी
उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं दिख रहा था जिससे वे लोग कुछ बात कर पाते। 3 लड़के, उनके साथ एक लड़की, इन लोगों की ऐसी एडवेंचर और एक्साइटमेंट से भरी हुई जगह पर जाने की हमेशा से आदत रही थी। वे लोग गांव के हालात देखकर हंस रहे थे, सोच रहे थे कि गांव के लोग कितने बेवकूफ हैं जो यूं ही अंधविश्वास के जाल में फंसकर ऐसे घर में कैद हो जाते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वे लोग गांव में इधर उधर घूम रहे थे और उन्हें भूत प्रेत आत्माओं जैसा अभी तक एक कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। वे सभी लोग कैंपेनिंग का सामान भी लेकर आए थे। इसका मतलब था कि वे लोग कहीं टेंट सेट करने वाले थे। तभी उनमें से जो लड़की थी उसने कहा, क्यों ना हम ऐसा करें कि उस हवेली में चलकर ही कैंप लगा ले, ये कैसा रहेगा, और अपने कैमरास भी ऑन कर दें। तो क्या वे लोग सच में इस हवेली में ही कैंप लगाने वाले थे? क्या वो जो नौजवान भटक कर वीरानगढ़ चले आए थे, वे कभी वापस जा पाएंगे? युवराज और गौरी के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो था क्या? क्या शैतान वहां आए उन नौजवानों को सही सलामत वापस लौटने देगा, या सिद्धार्थ आकर उनकी जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। वे यंगस्टर जब से वहां पर आए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उन्हें डर लगे। वे लोग तो डरने के लिए तैयार थे, एक दूसरे को यूं ही डराकर मजे ले रहे थे, हंस रहे थे। कच्चे घर, पतली गलियां, गांव का स्कूल, अस्पताल, मंदिर, हर एक जगह के सामने से वे लोग घूम कर देख रहे थे। गांव की गलियों में जहां तहां स्ट्रीट लाइट भी जल रहे थे। गाइस, क्या तुम लोगों को लगता नहीं कि लोगों ने इस जगह के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर कह दिया था? सचमुच लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, मयंक ने कहा। सोशल मीडिया के र्यूमर्स का यकीन करे तो ऐसा लगता है जैसे वीरानगढ़ बाबा आदम के जमाने का कोई गांव होगा। ओकेजनली कहीं से कुत्तों के भौंकने, रोने और कहीं कहीं जहां झाड़ियां थी वहां से झिंगूर की आवाज। बाकी सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, अंधेरा होने के पहले तक धूल वहां कुछ ज्यादा ही उड़ रही थी। उन्हें वो गांव उतना ज्यादा भी बर्बाद नहीं नजर आ रहा था जितना कि बड़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर बताया गया था। उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि गांव पिछड़ा जरूर था, लेकिन बहुत ज्यादा पिछड़ा भी नहीं था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि वीरानगढ़ का वो शैतान अब तक खामोश क्यों था? क्या वो भी इन शहरी बच्चों के साथ कोई खेल खेल रहा था, या ये सब कुछ तूफान के पहले की खामोशी थी? अब वे लोग हवेली के पास पहुंच चुके थे। रेगिस्तान एरिया में रात में ठंड होना तो आम बात है। ऐसा ही कुछ माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ था। पुणे, महाराष्ट्र के रहने वाले इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यह डेस्टिनेशन सचमुच थ्रिलिंग थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी आम जगह हो जहां पर ऐसा कुछ कभी होता ही ना हो। बहरहाल वहां ठंड अब बढ़ने लगी थी। वे लोग वहां पर ठंड का कोई इंतजाम करके नहीं आए थे। उन्हें तो लगा था कि रेगिस्तान है तो गर्मी ही गर्मी होगी, रात में ठंड भी हुई तो मजेदार होगी। मयंक, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, क्या तुम्हारे पास बेयर रखी है? प्लीज जल्दी निकालो ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरे यार, यहाँ पर इतनी ठंड कैसे हो सकती है? जल्दी जल्दी कैंप फायर स्टार्ट करो और म्यूजिक ऑन करो, जल्दी करो ना। पलक नाम की उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड मयंक से कहा। मयंक ने खुद को रफ एंड टफ दिखाने के लिए अपनी स्वेट शर्ट भी निकालकर पलक को दे दी। वे सभी लोग एक एक बियर की कैन ओपन करके बियर का मजा लेने लगे। मॉडर्न डिजाइन के इंस्टेंटली प्रिपेयर हो जाने वाले टेंट को वो लोग अपने साथ लेकर आए थे। जल्दी ही उन लोगों ने कैंप लगाया और नमन मेहरा ने कैंप फायर स्टार्ट कर दी। वहीं धैर्य ने म्यूजिक प्लेयर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया। फ्लैश लाइट वाले टॉर्च भी ये लोग अपने साथ लेकर आए थे और अब उनका कैंप बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका था। बियर, स्नैक्स, म्यूजिक, टोटल फन। सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर थे। अरे उस हवेली को तो देखो यार, कितनी एंटीक लग रही है। हाँ, ये बात सच है कि उसकी पेंटिंग और मरम्मत नहीं हुई, लेकिन देखो अंधेरे में वो कितनी शानदार लग रही है, धैर्य ने कहा। अरे गाइस, तुम लोगों की बात छोड़ो भाई, मुझे तो वो हवेली सचमुच बहुत डरावनी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हवेली नहीं, खुद एक डरावना शैतान हो और अभी हमें निगल जाएगा। तुमने उन पत्थर की मूर्तियों को देखा? उनमें से कुछ मूर्तियां टूटी हुई, लेकिन लगता है जैसे उनमें जान है। नमन ने डर से कांपते हुए कहा। अरे अगर हम लोग इसकी बात माने तो ये कहने लगा कि वो पुतले
अपने हाथों की तलवार लेकर अभी हम लोगों का गला काट देगा। नमन का मजाक उड़ाते हुए मयंक ने कहा। नमन का डर बेबुनियाद नहीं था। मौत का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। उन लोगों ने कैमरे को इस तरह से सेट करके रखा हुआ था कि कैंप के साथ साथ हवेली का व्यू भी इसमें कैप्चर हो सके। इस दौरान गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ सो चुका था। वहीं गौरी के ख्यालों में अभी भी युवराज की बातें ही घूम रही थी। युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसका गेस्ट हाउस में आने का मकसद जल्दी ही पूरा होने वाला था। वो तो एक निशाचर और नरभक्षी था। नींद और उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। जिस तरह की ताकत उसने हासिल कर ली थी, उसकी वजह से दूसरे भूतों से उसे अब कोई खतरा नहीं रह गया था। लेकिन वो अब और ज्यादा वक्त तक ऐसे एक नरभक्षी बनकर नहीं रह सकता था। गौरी से वो यूं ही मिलने नहीं चला आया था। गौरी को देखते ही वो समझ गया था कि वही एक ऐसी लड़की थी जो उसको वापस इंसान बनाने में मदद कर सकती थी। दिव्या के साथ संभोग करने की वजह से उसके अंदर शैतानी ताकतें समा चुकी थी और उन ताकतों से खुद को आजाद कराने के लिए उसे एक नेक दिल और पाक वर्जिन लड़की की जरूरत थी। गौरी ने अब तक अपनी पवित्रता बनाए रखी थी, अब धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने भी लगी थी। लेकिन वो जल्दबाजी करके कोई गड़बड़ नहीं करना चाहता था। गौरी का भरोसा और प्यार हासिल करने के लिए उसे अभी और मशक्कत करनी थी। उन चारों ने उस खौफनाक हवेली में पार्टी मनानी शुरू कर दी थी और ये पार्टी थी या मौत का जश्न। उन लोगों को तो गांव के हालात देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उन्होंने वहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अरे तुम्हारी बगल में देखो, वो कौन है? मैंने अभी अभी उसे देखा, वो तुम्हारे पीछे डांस कर रहा था। मयंक ने नमन को डराते हुए कहा। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी तो नहीं है। तुम लोग प्लीज मुझे डराओ मत, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। पर मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आज मैं यहाँ से जिंदा वापस निकल गया तो कभी भी तुम लोगों के साथ नहीं आऊंगा, नमन ने घबराते हुए कहा। मैंने तो सुना है कि जो ज्यादा डरता है ऐसी बुरी ताकतें उसे अपना पहला शिकार बनाती है, मयंक ने एक और बार मस्ती करते हुए नमन से कहा। लेकिन इस बार वो ये नहीं जानता था कि सचमुच वहां पर कोई और भी आ चुका था और वो ठीक उसके पीछे खड़ा था। अरे वो क्या है मयंक? वो देखो तुम्हारे पीछे क्या है। भागो भागो, वहां से भागो मयंक। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। देखो वो काला सा है, कितना खौफनाक दिख रहा है। जल्दी भागो वहां से, पलक ने घबराते हुए कहा। हाँ, तो अब तुम सब लोग मिलकर मेरे मजे ले रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी इस नमन के समान डरपोक हूं? मयंक ने कहा। इतना कहते ही वहां जोर जोर से शैतानी हंसी की आवाजें आने लगी। इससे पहले कि मयंक कुछ और समझ पाता, वो साया ठीक उसके सामने आ गया। काले कपड़े में लिपटे उस भूत की आंखें थी ही नहीं, मतलब आंखों की जगह बनी ही नहीं थी। उसके बाल पूरे काले और बड़े बड़े थे। उसने मयंक को ऐसे उठाया जैसे कोई आसानी से कपड़े धोने के लिए अपने कपड़े उठा लेता है। फिर उसने उसे बरगद के पेड़ की जड़ से उल्टा लटकाकर बांध दिया। जब उनकी आंखों के सामने ऐसा हुआ था, उन मॉडर्न यंगस्टर की तो जान हलक में आ गई थी। छोड़ो 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 मुझे, कौन हो तुम? प्लीज छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मयंक घबराहट के मारे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा। हेल्प हेल्प हेल्प, अरे हेल्प हिम, कोई तो बचाओ उसे, पलक ने कहा। नमन के तो हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे चुकी थी। अब जो कुछ हुआ था उसके बाद तो वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा था। इतनी ठंड में वो पसीने से लथपथ होता जा रहा था। धैर्य उसे बचाने की कोशिश करता था। इससे पहले ही वहां पर एक धमाका हुआ। ये धमाका ऑटोमेटिक पिस्टल से चलने वाली गोली की वजह से हुआ था। मयंक अपने पास एक पिस्टल रखा करता था। इस तरह की जगह पर जाने का शौक था, इसलिए वो इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए उसे अपने साथ रख लिया करता था। गोली चलते ही पेड़ पर लटका मयंक धड़ाम से जमीन पर नीचे गिर गया। खुद को संभालते हुए उसने अपने दोस्तों से कहा, चिल गाइस, अब हम लोग भी इन सारी चीजों से डरने लगे तो हम लोगों में और गांव के गवारों में क्या फर्क रह जाएगा? यह सब कुछ कोई ट्रिक है और हम लोगों के साथ गेम खेल रहा है कोई। अब देखो गोली चलते ही सब कुछ कैसे शांत हो गया। नहीं नहीं, अरे नहीं यार, प्लीज यहां से निकलो, चलो जल्दी करो। एटलीस्ट मैं तो इस तरह से बिल्कुल अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। प्लीज गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स मूव, कपकपाती हुई आवाज में नमन ने कहा। वो सही कह रहा है मयंक, चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। फॉर गॉड सेक लेट्स मूव, डोंट वेस्ट टाइम, रोते हुए पलक भी कहने लगी। अरे यार, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? मैं बोल तो रहा हूं ना कि ये सब कुछ एक प्लान गेम है, शायद बस इसीलिए कि यहाँ पर कुछ लोग अपने इलीगल काम किया करते होंगे, दैट्स इट। मयंक ने एक बार फिर
उन लोगों को तसल्ली देते हुए कहा। वो खुद अंदर तक कांप चुका था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपने आप को इस तरह से कमजोर तो नहीं दिखा सकता था, इसीलिए वो नाटक कर रहा था। भाई भाई, इन लोगों की बात मान ले, अब तो मुझे भी लगता है कि हम लोगों की जान खतरे में है। वी आर ट्रैप्ड। और कोई ये इंसान काम कैसे कर सकता है? देयर आर सम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। भाई मेरी सचमुच फट रही है यार, चलो भागो भागो यहां से प्लीज। धैर्य ने भी नमन और पलक की बातों को दोहराते हुए कहा। लेकिन उन लोगों की इतनी बातें करते ही वहां पर एक चुड़ैल की जोरदार चीख सुनाई दी और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। छन 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 घुंघरू की आवाज उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी और तभी अचानक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। तो आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला था? क्या सचमुच उन चारों की जिंदगी का ये आखिरी दिन था? क्या उन्हें बचा पाना किसी के बस की बात है? सिद्धार्थ तो खुद अपनी दूसरी पहेली में उलझा हुआ है, तो क्या वो इसे बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। वे अलग अलग आवाजें, क्या तुमने अभी उन आवाजों को सुना? नमन ने उन लोगों से पूछा। हाँ यार नमन, तुम सच कह रहे हो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर मैंने पहले इन बुरी ताकतों का मजाक नहीं उड़ाया होता और तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद हालात कुछ अलग होते। हम सबने भी उन आवाजों को सुना है। ये सब कुछ सही है। ये जगह सचमुच हॉन्टेड है। हम लोगों की जान बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मयंक ने कहा। इससे पहले कि वे लोग वहां से भागने के लिए अपने कदम भी बढ़ा पाते, अचानक उस हवेली के सारे लाइट बंद चालू होने लगे। बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। हवेली के गार्डन में लगे हुए हरे हरे और सूखे सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। इससे पहले कि वे लोग वहां से भागने के लिए अपने कदम बढ़ा पाते, अचानक उस हवेली के सारे लाइट बंद चालू होने लगे। बहुत जोर जोर से हवा चलने लगी। हवेली के गार्डन में लगे हुए हरे हरे और सूखे सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हरे पेड़ों का हिलना तो फिर भी समझ आता था, लेकिन सूखे पेड़ तो कभी हिलते भी नहीं। ये सब देखकर तो उनकी हालत खराब हो रही थी और तभी अचानक वो काली बिल्ली पलक के ऊपर कूद गई और उसने उसे पूरी तरह नोचना शुरू कर दिया। उसने झटके से जैसे ही उस बिल्ली को नीचे फेंका तो उसने देखा कि वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए बरगद के पेड़ के पास जाकर चारों तरफ घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर एक छोटा बच्चा आया और वो उस रोती हुई बिल्ली को गोद में उठाने लगा। वो बच्चा भी रो रहा था। वहां का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा होने लगा और हवा आवाज करते हुए बहने लगी। इतनी तेज हवा थी कि वो लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके बचे कुचे होश भी उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने देखा कि राजस्थानी कपड़े पहने हुए गहनों से सजी धजी एक औरत पायल की छम छम करते हुए उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत के वहां पर आते ही चंपा के इत्र की महक आने लगी। इतनी रात को ऐसी सजी धजी औरत को देखकर उन लोगों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो औरत कोई औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल थी और वो बच्चा भी भूतनी का ही बच्चा था। अभी तक उन लोगों ने ठीक से आसपास नजर नहीं डाली थी। हवेली में लगे हुए वे पत्थर के पुतले चलने लगे थे, उनमें जान आ गई थी। एक पुतले ने पीछे से आकर अमन को जकड़ लिया। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। बाकी तीनों दोस्त मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उस पुतले ने उसे जोर से हवा में उछाल दिया और वो धड़ाम से नीचे गिरा। वो जल बिन मछली की तरह जोर जोर से कहराने और तड़पने लगा। उसके बाकी दोस्त लोग जब उसकी तरफ पहुंचने वाले थे तभी ऐसा ही एक काला साया
दोबारा से दिखाई दिया और उसने पलक को हवा में उल्टा लटका दिया। लेकिन पलक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसने पलक को इतनी जोर से जमीन पर वापस पटका कि उसका पूरा शरीर जमीन के अंदर धंस गया। खौफ का वो खतरनाक मंजर देखकर उन सब की रूह कांप गई। नहीं नहीं, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। ये कहते हुए मयंक तब तक आगे बढ़ता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से पलक किसी टूटी हुई डाली की तरह लटक गई थी। इसका मतलब साफ था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उस हवेली में जाकर जिंदा लौट पाना सबके बस की बात नहीं थी। उधर हवेली के दरवाजे धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ खुलने बंद होने लगे थे। इससे पहले कि वे लोग पलक की मौत का अफसोस जता पाते, वो भूत का बच्चा आकर नमन के सिर पर बैठ गया। वो नमन को देखकर लार टपका रहा था। चमकीली नीली बिल्ली की तरह आंखों वाला वो भूतनी का बच्चा देखने में बहुत डरावना था। उसके बाल सफेद और चेहरे पर बाल थे। वो बंदर की तरह नमन से लिपट गया और उसे जोर जोर से नोचने लगा। डर और घबराहट की वजह से नमन तो पहले ही अधमरा हो चुका था और अब उसके सिर पर भूत बैठा हुआ था। धैर्य ने हिम्मत दिखाई और अपनी पूरी ताकत से उस भूत के बच्चे को एक जोरदार पंच मारा। वो भूत का बच्चा जैसे ही जमीन पर गिरा, वे लोग तुरंत हवेली के अंदर भागने लगे। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे दोबारा बंद हो गए। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उस कमरे में ऑक्सीजन ना के बराबर मौजूद है। हालांकि वे लोग जिंदा थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग ज्यादा देर तक बचने वाले नहीं हैं। वहां का ऑक्सीजन लेवल कम था, लेकिन इतना भी कम नहीं था कि वो लोग मर जाते। ऑक्सीजन लेवल कम जरूर था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। तो क्या वो सब दम घुटने की वजह से मर जाने वाले थे? इन सब के बीच वक्त तेजी से गुजर रहा था। 4 बजने के साथ ही शैतानी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। जिस तरह का डर और घबराहट उन सभी लोगों ने महसूस किया था, उसके बाद वे तीनों इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए। सुबह की पहली किरण के साथ ही गेस्ट हाउस में हलचल शुरू हो चुकी थी। सिद्धार्थ की बेचैनी तो बिल्कुल साफ समझी जा सकती थी, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स को जो खोजना था। लेकिन गौरी और युवराज की बेचैनी की वजह अलग अलग थी। वहीं मिस्टर बजाज को तो ये नहीं समझ आ रहा था कि वो 2 जवान लड़कों के बीच में अपनी बेटी को बहकने से कैसे बचाए। हालांकि उन्हें अपनी परवरिश पर यकीन था, लेकिन जमाना काफी बदल चुका था। बूढ़े बाबा इस दौरान अपना ज्यादातर वक्त किसी अनजान जगह पर बिता रहे थे। सुबह सब लोग के फ्रेश होते ही ब्रेकफास्ट और चाय पीने के बाद सिद्धार्थ बिना किसी से कुछ कहे अपना टूल बैग लेकर सूखी नदी और नए शमशान की तरफ निकल गया। जब वो गांव से होते हुए गुजर रहा था, तब उसने लोगों को बात करते हुए सुना। अरे लगता है शहर के कोई बड़े बाप के बच्चे थे, लेकिन उन्हें मरने के लिए आने की क्या जरूरत थी? अगर मरना ही था तो शहर में ही मर जाते। भाई मैंने तो खुद उन्हें अपनी आंखों से अपने घर के सामने से गुजरते हुए देखा था। वे सभी लोग शराब पी रहे थे, यहाँ तक कि उन तीनों के साथ जो लड़की थी वो भी। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा। हाँ भाई, मौत के भी कितने बहाने होते हैं। देखो ना, कहाँ वे शहर के पढ़ने वाले बच्चे और मौत उन्हें कहाँ ले आई। मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। रात को गांव के किनारे रहने वाले लोग बोल रहे थे कि उन्होंने हवेली में जोर जोर से म्यूजिक बजते हुए सुना था। अरे इतना ही नहीं, वो कोने पर जो घर है ना, मास्टर जी तो ये भी बता रहे थे कि वो लोग जगमगाते हुए डिस्को लाइट भी लेकर आए थे। जब सिद्धार्थ ने उन लोगों की ये बात सुनी तो उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। उसे तो अभी सूखी नदी तक पहुंचना था। उसने सोचा
कि अगर काम हो जाता तो वापस आकर वो गांव वालों से पूछ लेगा कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बार फिर वो जाते जाते अपने साथ 1-2 बकरों को रखना नहीं भूला था। तो क्या इस बार फिर उसे वैसे ही मछलियों का सामना करना था? ऐसा नहीं था। इस बार उसके लिए खतरा मछलियों से कहीं ज्यादा था। वो नदी में उतरा और किनारे की मिट्टी में किसी ऐसे गड्ढे को ढूंढने लगा जहां उसे या तो वो कछुआ या उसका कोई सुराग मिल जाए। सिद्धार्थ आज बहुत ज्यादा होशियार होकर काम करने वाला था। उसने पहले ही उन बकरों को नदी के किनारे पर ही बांध कर रखा था। इसका मतलब ये था कि अगर वैसे खूंखार मछलियों से फिर मुकाबला करना पड़ता तो वो उन बकरों के जरिए उन्हें एक बार फिर उलझा सकता था। जहां सिद्धार्थ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उस कछुए को किसी भी तरह से ढूंढकर हवेली में लेकर जाए, वहीं गेस्ट हाउस में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। गौरी के साथ मिलकर युवराज हवेली के अंदर से एक ऐसी कीमती जादुई पत्थर बाहर लाने का प्लान बना रहा था। एक और बार ऐसा हुआ था जब गौरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सुबह सुबह सिद्धार्थ कहां गायब हो गया। क्या सचमुच ये वही गौरी थी जो सिद्धार्थ के लिए हर एक मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार थी? किसी ने सच ही कहा है कि औरतों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। खैर जो भी हो, लेकिन युवराज और गौरी थोड़ी ही देर बाद गेस्ट हाउस से निकलकर हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। दरअसल गौरी इस बात को जानती थी कि वो मायावी मलंग युवराज हवेली के बारे में बहुत कुछ जानता है, और अगर उसने कहा है कि वो पत्थर सचमुच जादुई था तो ये बात सच भी हो सकती थी। क्या गौरी को अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि युवराज उसे लेकर क्या इरादा रखता था, या वो ये सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही थी? खैर मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अभी वे दोनों जो करने जा रहे थे वो सचमुच सिद्धार्थ और हवेली में बंद उन 3 लोगों के लिए बेहद खतरनाक होने वाला था। वो कोई आम पत्थर नहीं था। उस जादुई तलवार की तरह वो भी हवेली के शैतान की बड़ी ताकतों में शुमार था। उस पत्थर में तांत्रिक शक्तियां इकट्ठी करके रखी गई थी। जहां गौरी सोच रही थी कि युवराज की मदद से उस पत्थर को हासिल करके उसके पास अच्छी खासी जादुई शक्ति आ जाएगी, वहीं वो इस बात से अनजान थे कि युवराज सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करने वाला था। सिद्धार्थ को किनारे पर बना हुआ एक ऐसे ही बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे वहां कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। तो क्या वही वो गड्ढा था जहां पर वो कछुआ बैठा हुआ था? हाँ, ये बिल्कुल सच था। वही गड्ढा अभी जो सिद्धार्थ को दिखाई दिया था, वहीं पर वो बूढ़ा कछुआ पिछले कई सालों से आराम कर रहा था। तो क्या सिद्धार्थ के रास्ते में आगे और भी परेशानी आने वाली थी? क्या उसे वो बूढ़ा कछुआ जिंदा हालत में मिल पाएगा? क्या गौरी और युवराज उस पत्थर को हासिल कर पाएंगे? क्या वे तीनों दोस्त जो हवेली में बंद थे उनकी जान बच पाएगी? क्या गौरी और युवराज को उन शहरी लोगों की मौजूदगी का कुछ पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अब वे सभी दोस्त अभी भी बेहोश पड़े हुए थे। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात थी कि शैतान ने अब तक उन्हें जिंदा क्यों छोड़ा था। शायद ये भी हो सकता है कि उसने उन्हें मुर्दा ही मान लिया हो। गौरी और युवराज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के गार्डन में किसी ने एक कैंप लगाया हुआ था। वे उस कैंप को देखकर बहुत हैरान हुए। उस बेयाबान और खतरनाक हवेली में कैंप लगाने की आखिर हिम्मत किसने की थी? वे लोग थोड़ी देर के लिए उस कैंप के पास गए और उन्होंने वहां रखी हुई चीजों को देखा। ट्रैवलिंग बैग्स, बियर बोतल्स, स्नैक्स, टॉर्च, मोबाइल्स और उन शहरी लोगों के कुछ और भी सामान उन्हें वहां बिखरे हुए दिखाई दिए। लगता है यहां पर कल कोई आया था, शायद कोई शहर से आया हो, क्योंकि जिस तरह के सामान हमें यहां दिखाई दे रहे हैं वो कोई गांव के लोग तो यूज नहीं कर सकते। गौरी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो गौरी, कोई ना तो कोई यहां जरूर आया था, लेकिन
अब तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो कोई आए या जाए इससे हमें क्या। युवराज ने जवाब दिया। युवराज, इतना ज्यादा सेल्फिश होना भी अच्छी बात नहीं है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ था वो अच्छा नहीं था, लेकिन तुम जानते हो कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अगर यहाँ कोई आया था तो या तो उसकी जान खतरे में होगी या वो मारा जा चुका होगा। अगर हम उनके लिए कुछ कर सके तो हमें कोशिश करनी चाहिए। गौरी ने कहा, जब मैं पहले तुम्हारी तरह इंसान था ना, तो मैं भी ऐसे ही सोचा करता था, लेकिन इस वक्त मैं इंसान नहीं हूं। चलो देर मत करो। ऐसे अगर हम इन सब चीजों में उलझे रहें तो हमें कभी भी वो तांत्रिक शक्तियों से संपन्न पत्थर नहीं मिल पाएगा, युवराज ने कहा। इस बात को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि गौरी आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। उसका सिद्धार्थ का साथ ना देना यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो इस मायावी मलंग युवराज की इतनी बातें क्यों मान रही थी। उसे एक बात पता थी कि हवेली में खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन युवराज के साथ रहकर उसे कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। ये बात सही भी थी। उस ताकतवर डायन से युवराज को जितनी ज्यादा शक्तियां मिली थी, उसमें उसकी इंसानी शक्तियां भी जुड़ गई थी। इसका मतलब युवराज सचमुच बहुत ताकतवर था। इससे पहले कि वे लोग हवेली के अंदर बढ़ पाते, युवराज को वहां पाकर सबसे पहले उसके सामने वही डायन दिव्या आ गई। उन दोनों के बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब साफ था, उन दोनों के बीच लड़ाई होनी ही वाली थी। लेकिन ये क्या, दिव्या ने युवराज पर हमला न करके गौरी को अपना निशाना बनाया था। गौरी को देखकर वो गुस्से से और भी ज्यादा उबलने लगी। उसने अपने हाथों से आग का गोला गौरी को ऊपर फेंका, लेकिन इससे पहले कि वो गोला गौरी को नुकसान पहुंचा पाता, युवराज ने हाथ बढ़ाकर उस आग के गोले को रोक दिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद उस डायन ने वहां जो जहरीली धुआं छोड़ा, उससे बच पाना गौरी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। हालांकि उसकी दुश्मनी सिर्फ युवराज से थी, लेकिन उसे युवराज के साथ दूसरी लड़की को देखकर जलन भी हो रही थी। खुद को बचाने के लिए गौरी वहां से भागने लगी तो उस डायन ने उसके पैरों में जादुई जंजीरें जकड़ दी। युवराज ने कुछ ऐसा किया जिससे उस डायन के मुंह से निकला हुआ जहरीला धुआं वापस उसी के मुंह में चला गया। ये सारी ताकत उसे उसी की डायन के साथ रिश्ते कायम करने से मिली थी, और आज एक बार फिर उसी ताकत का इस्तेमाल उसे डायन के खिलाफ हुआ था। अब की बार युवराज ने आगे बढ़कर डायन का गला पकड़कर उसे उठाकर पटक दिया। गौरी इस लड़ाई को देखकर दंग रह गई थी। वो लड़ाई सचमुच बहुत अजीब थी। एक जिंदा इंसान जो कि हैवान बन गया था और एक डायन के बीच की लड़ाई। एक बार फिर जब उसका बस नहीं चला तो वो डायन दिव्या धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। वे दोनों ही इंसान नहीं थे। दिन के वक्त दोनों की ताकत कम थी, इसलिए गौरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या ऐसे ही किस्मत सिद्धार्थ की रहने वाली थी? हवेली में किसी कमरे में फंसे हुए बेहोश हो चुके उन यंगस्टर का क्या होने वाला था? सिद्धार्थ को वो कछुआ एक बार दिखाई देने के बाद वो कछुआ थोड़ी ही देर में कहीं गायब हो गया। सिद्धार्थ पूरी मशक्कत करके भी हार गया। धूप तेज होती जा रही थी और नदी के उस हिस्से में भी अभी दोबारा उसे कछुए का कोई साइन दिखाई नहीं दिया था। सिद्धार्थ को बहुत थकान हो गई थी, इसीलिए वो खाना खाने और थोड़ा आराम करने के लिए वापस गेस्ट हाउस चला गया। आमतौर पर वो ऐसा कभी नहीं किया करता था, लेकिन उस कछुए को ढूंढना सचमुच उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके पहले परेशानियां तो उसने बहुत झेली थी और भूतों से भी मुकाबला किया था, लेकिन यहां तो जिस चीज की तलाश थी वो अब तक ठीक से नजर ही नहीं आई थी। दोपहर का वक्त था जब गौरी और युवराज हवेली के अंदर दाखिल होने लगे। यूं तो पहले भी गौरी सिद्धार्थ के साथ और अकेले भी हवेली में जा चुकी थी, लेकिन इतनी आसानी से हवेली का दरवाजा पहले कभी नहीं खुला था। गौरी और युवराज एक एक कमरे में हर एक छोटी मोटी जगह को टटोलने लगे। मयंक, नमन और धैर्य अभी न जाने हवेली के किस कमरे में किस हाल में पड़े थे। क्या वे तीनों जिंदा थे या कुछ और भी बुरा हुआ था? पहले तो गौरी युवराज से हवेली में दाखिल हुए लोगों को ढूंढने को लेकर उससे इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी, लेकिन एक बार अंदर आ जाने के बाद तो उसे
इस बारे में कुछ भी ख्याल नहीं था। गौरी तो खुद ही जादुई पत्थर को हासिल करने में इंटरेस्टेड दिखाई देने लगी थी। उधर जब सिद्धार्थ गेस्ट हाउस पहुंचा तो उसे पता चला कि एक बार फिर गौरी युवराज के साथ कहीं गायब हो गई थी और मिस्टर बजाज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। खैर, मिस्टर बजाज का बिहेवियर चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि गौरी उनकी बेटी थी और उसका भला बुरा शायद वही बेहतर जानते थे। हालांकि सिद्धार्थ जानता था कि वो मायावी मलंग गौरी को कहां ले गया होगा, लेकिन उससे पहले उस कछुए को ढूंढना था। गौरी को तो आजकल वैसे भी उसकी परवाह नहीं रह गई थी। वो दोबारा से नदी के उसी हिस्से में पहुंच गया था। उसे इस बात का पूरा अंदाजा था कि वो सही जगह पर था और उसे कछुआ वहीं मिलने वाला था। शाम होने को थी और अगर सिद्धार्थ 1-2 घंटे में उस कछुए को हासिल नहीं कर पाता तो एक और दिन यूं ही बर्बाद हो जाता। लेकिन इस बार उसे निराश नहीं होना पड़ा और उसे दिखाई दिया एक बड़ा सा कछुआ जो कि किनारे पर ही बैठा हुआ था। लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ बैठा हुआ था। मतलब सिद्धार्थ को दूसरी तरफ पहुंचना था। उसने नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही वो बहुत ही गहराई में चला गया। सूखी नदी और इतनी ज्यादा गहरी, ऐसा कैसे हो सकता था? उस नदी में तो कई सालों से पानी की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी। चाहे जो हो, सिद्धार्थ इस सब से डरने वाला नहीं था। अपने पेरेंट्स की चाह में बहुत समुंदर भी तैर कर पार कर सकता था। लेकिन अंदर एक मगरमच्छ इसके पीछे पड़ गया। सिद्धार्थ की खुशकिस्मती थी कि उसने नदी में छलांग लगाने से पहले हमेशा अपने साथ रखने वाले उस खंजर को अपनी कमर में खोस रखा था। जैसे ही वो मगरमच्छ उस पर झपट्टा मारने लगा, सिद्धार्थ ने भी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला था। वो मगरमच्छ अपना जबड़ा खोलकर सिद्धार्थ के पैर को अपना निशाना बना लिया था। लेकिन दूसरे पल सिद्धार्थ ने पलटी मारी और उस खंजर से मगरमच्छ की आंख पर हमला कर दिया। वो मगरमच्छ छटपटाने लगा, तिलमिलाने लगा और उसने एक बार फिर सिद्धार्थ पर हमला किया। लेकिन इस बार सिद्धार्थ का निशाना ठीक उसका दिल था। खंजर उसके दिल में घुसते ही नदी के उस हिस्से का पानी लाल होने लगा। उस मगरमच्छ से खुद को बचाते हुए सिद्धार्थ उस कछुए तक पहुंच ही गया। उसने उस बूढ़े कछुए को उठाया और अपनी कमर से बांध लिया। गौरी हर तरफ, हर जगह युवराज के साथ कदम से कदम मिलाकर जादुई पत्थर को ढूंढने में लगी हुई थी। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को दरवाजे के ऊपर टंगे एक हिरण के सर पर वो कीमती पत्थर दिखाई दिया। उन दोनों ने जैसे ही उस पत्थर को उठाया, वहां पर और शैतान के गुर्राने की आवाजें आने लगी। किसी दूसरे आम भूत या डायन का मुकाबला करना तो अलग बात थी, लेकिन उस शैतान का मुकाबला करना युवराज के बस की बात नहीं थी। वो पहले से ही शैतान को अपना दुश्मन बना चुका था और अब गौरी और उसने उसके असली गुस्से को ललकारा था। गौरी अपनी मर्यादा लांघ चुकी थी तो उसे इसका खामियाजा तो भुगतना ही था। लेकिन उसने जो किया था उसकी वजह से वो शैतान सिर्फ गौरी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वीरानगढ़ को मिट्टी में मिला देने वाला था। और धीरे धीरे जमीन के कांपने से इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। हालांकि वो पत्थर जादुई जरूर था, लेकिन उसका इस्तेमाल युवराज जैसा हैवान तभी कर पाता जब गौरी जैसी कोई पाक दामन वाली लड़की उससे शादी कर लेती। कुल मिलाकर युवराज के लिए गौरी से शादी करना सबसे जरूरी काम था। तो अब आगे क्या करने वाला था? सिद्धार्थ, जो नदी के बाहर आ चुका था, उसे जैसे ही जमीन में इस तरह की हलचल महसूस हुई, उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो भूचाल था। वो भी समझ गया था कि इस भूचाल की वजह युवराज की लालच और गौरी की कोई नादानी हो सकती थी। वीरानगढ़ में तो कुछ भी शैतान के मर्जी के बिना नहीं होता था। इसका मतलब उन लोगों ने शैतान की दुखती रग पर हाथ रखा था। तो अब आगे क्या होने वाला था? क्या गौरी के साथ कुछ बुरा होने वाला था या युवराज का काम तमाम होने वाला था? क्या सिद्धार्थ वीरानगढ़ को तबाह होने से बचा पाएगा? क्या होगा उन 3 दोस्तों का जो अभी भी किसी कमरे में शायद बेहोशी की हालत में ही पड़े हुए थे? जानने के लिए सुनते रहिए।
गौरी ने उस पत्थर को छूने की हिम्मत की थी। इससे उस शैतान का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो एक ऐसा पत्थर था जिसे किसी भी लड़की के हाथ से नहीं छुआ जाना चाहिए था। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन वो शैतान अब पूरी तरह से बौखला चुका था और अब वीरानगढ़ को उसका गुस्सा झेलना था। अभी भी वहां पर जो धरती कांप रही थी, उससे गौरी और युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो हवेली जिसमें वो मौजूद थे कई सालों से ऐसे ही खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो बहुत मजबूत थी, तो उन्हें किसी बात का डर नहीं था। लेकिन ये सब कुछ ज्यादा देर तक के नहीं चलने वाला था। और दूसरी तरफ गौरी और युवराज की हरकतों में कमी आने की बजाय वे लोग उस शैतान को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने में लगे हुए थे। उस पत्थर के मिल जाने के बाद भी वो हवेली के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते जा रहा था। ये वे दरवाजे थे जो बिना पहेली हल किए कभी नहीं खुल सकते थे। लेकिन ये क्या, उसने ऐसा क्या किया जिससे वो सातवां दरवाजा अपने आप खुल गया? ऐसा कैसे हो सकता था? हाँ, सचमुच उसने उसे लगभग लगभग तो खोल ही दिया था। उसके ऐसा करते ही पूरी हवेली डगबगाने लगी। वो दोनों धड़ाम धड़ाम करके नीचे गिर गए। हवेली का सारा सामान नीचे गिरने लगा। सब डगमगा रहा था। जब इतनी ज्यादा हलचल हुई तो शहर से आए वे तीनों दोस्त जो अभी बेहोश थे, उन्हें भी होश आ गया। अब वे तीनों बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। यहां जितनी भी हलचल हो रही थी, ये सिर्फ शैतान के गुस्से की वजह से हो रही थी। दरअसल वो अपने भारी भरकम कदमों से वीरानगढ़ को थर्रा देना चाहता था। तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीजों की तो उसके पास ताकत मौजूद थी ही, लेकिन भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, डायन, ये सब उसके गुलाम थे। जिस शैतान के पास इतनी ज्यादा ताकत मौजूद हो, उसे गुस्सा दिलाने का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ मौत ही हो सकता था। जहां गांव के कुछ घरों में दरार आ गई थी, वहीं कुछ कमजोर घर गिर गए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके अपने घरों में कदम रखना भी चाहिए या नहीं। रह रहकर वहां पर भूचाल आ रहा था। अचानक बहुत तेज आंधियां चलने लगी। अब लगभग गांव के सभी लोग बाहर आ चुके थे, लेकिन इतनी तेज आंधी में वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। पेड़ के पास खड़े रहने का मतलब भी अपने आप को मौत के मुंह में देने जैसा था, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त भी उस गुस्से की आंधी को झेल नहीं पा रहे थे। अब तक गौरी और युवराज इतना सब कुछ सिर्फ इसलिए कर पाए थे क्योंकि वक्त दिन का था और थोड़ी बहुत सुपर नेचुरल पावर तो युवराज के पास भी थी। लेकिन अब दिन ढल रहा था। अगर ये सब कुछ जल्दी रोका नहीं गया तो वीरानगढ़ के साथ ही वहां मौजूद सभी लोगों का नामो निशान भी मिट जाएगा। एक तरफ थी वीरानगढ़ की वो उथल पुथल, और दूसरी तरफ जब उन चारों यंगस्टर के पेरेंट्स अपने बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन लोगों ने भी पूरे सरकारी महकमे में उठापटक मचा रखी थी। वहीं सिद्धार्थ पूरी मशक्कत करके हवेली की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो समझ चुका था कि हो न हो किसी ने हवेली के शैतान को हद से ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और अब वो उसे शांत नहीं कर पा रहा है। इसी बीच उन शहरी लड़कों में से मयंक ने खुद को बचाते हुए भागने की कोशिश की और उसने पाया कि एक चुड़ैल ने उसके दोनों पैर को जकड़ लिया था। लेकिन वो चुड़ैल वहां आई कहां से? वो उसी वक्त कमरे की जमीन चीर कर निकली थी। भला एक चुड़ैल की ताकत का मुकाबला आम इंसान कैसे कर सकते थे? इतने खतरनाक माहौल में जहां वे लोग ठीक से कदम भी नहीं जमा पा रहे थे, वहां उस चुड़ैल का मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात थी। और युवराज और गौरी के बीच में ये क्या हो रहा था? युवराज जो अपनी ताकत के दम पर बहुत कुछ कर लेने का दावा कर रहा था, उसके भी हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। गौरी, जिससे ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, वो जाकर युवराज से लिपट गई थी। हालांकि यह सब कुछ डर की वजह से हुआ था, लेकिन जो हुआ था उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। युवराज ने सब कुछ अनजाने में नहीं किया था। वो बहुत ही शातिर इंसान था और ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ था कि उसे इस बात का अंदाजा न हो कि दिव्या कौन थी। उसने अब तक के गेस्ट हाउस के लोगों को
जो कुछ अपने बारे में बताया था उसमें उसने कई सारी चीजों को छुपाया था और टेढ़े मेढ़े ढंग से पेश किया था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे उसके गलत इरादे थे। वो वहां पर सिर्फ फोटोग्राफी करने के लिए नहीं आया था। ये बात बिल्कुल गलत थी। एक्चुअली वो हमेशा से ही सुपर नेचुरल पावर हासिल करना चाहता था। जब उसे वीरानगढ़ जैसे जगह के बारे में पता चला तो वो अपने लालच पर काबू नहीं कर पाया। उस पर अद्भुत शक्तियों को हासिल करने का इतना जुनून था कि उसे अपनी जान तक की परवाह नहीं रही। वो जब पहली बार इस गांव में आया था तब उसे समझ आ गया था कि गांव पूरी तरह से मनहूसियत के कब्जे में है। यहां के हालात देखकर उसे यह जगह किसी खजाने से कम नहीं लगी थी। वो एक इंसान जरूर था, लेकिन उसके शरीर में जो दिमाग था वो शैतान का था। जैसा कि उसने बताया कि वो मुंबई से था, तो मुंबई में भी उसकी हरकतें हमेशा से ही हैवान जैसी ही रही थी। वो इंसान रहते हुए भी एक हत्यारा और क्रिमिनल था, जो तंत्र मंत्र की विद्या पाकर दुनिया में राज करना चाहता था। एक कंप्लीट साइकोपैथ। लड़कियां, और खास तौर पर खूबसूरत और कमसिन उम्र की लड़कियां, उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। उसका सिद्धि हासिल करने के जो पीछे मकसद था उसमें भी काफी हद तक उसकी यही हवस थी। वो तो बचपन से ही अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों को देखकर भी लार टपकाया करता था। जो लड़की मान जाए वो सही, और जो नहीं मानती थी वो उसे हासिल करने के लिए किसी का मर्डर करने से भी नहीं चूकता था। उसके साथ वो कहावत बिल्कुल खरी उतरती थी कि एक तो कड़वा, दूजा नीम चढ़ा। उसके गलत इरादों को देखते हुए एक बार उसे एक फकीर मिला, जिसने उससे कहा कि वो जो कुछ भी हासिल करना चाहता है वो उसे मिल सकता है। उस फकीर ने उसे बताया कि किस तरह से वो अलग अलग तरह से सिद्धियां हासिल कर सकता है। फिर उसका इस तरह से फकीरों, तांत्रिकों से मिलना जारी रहा। जिन जगहों पर जाने से आम इंसान की रूह कांप जाती है, वो ऐसी जगह पर आधी रात को जाने की आदी हो गया था। अगर कुल मिलाकर कहे तो उसे वापस इंसान बनना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के बीच में रहना चाहता था, हमेशा इन भूत प्रेत चुड़ैलों के बीच नहीं। दिव्या, जो कि ये सोच रही थी कि वो इसका इस्तेमाल करेगी, दरअसल उस डाइन को भी युवराज धोखा देके आया था। जब उसने उसके साथ पहली बार संभोग किया था तभी उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। आज जब उसने उस शैतान के गुस्से को ललकारा था तब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसा ऊंट था जो पहाड़ के नीचे आ चुका था, जहां गांव वालों में इस बात की दहशत थी कि किस वक्त क्या हो जाएगा। क्या वो लोग जिंदा बच भी पाएंगे या नहीं, या उन्हें उस शैतान का कहर निगल जाएगा। सिद्धार्थ बेखौफ जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं शहर के अफसरों ने वीरानगढ़ के आसपास के इलाकों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि वीरानगढ़ की जो पुलिस चौकी थी उससे कांटेक्ट कर पाना तो पुलिस ऑफिसर्स की बस की बात नहीं थी। मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स ने जिस तरह की अप्रोच लगाई थी उससे बड़े अधिकारियों को तुरंत आनन फानन में एसआईटी का गठन करना पड़ा था, जिन्हें अपनी रिपोर्ट 3 दिनों के अंदर जमा करनी थी। ऐसा नहीं था कि पुलिस कोई एक्शन नहीं लेने वाली थी, लेकिन पुलिस इस मामले में कर भी कुछ नहीं सकती थी। लोकल पुलिस ने उस एरिया तक पहुंचने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन एक बार फिर वो नाकाम हुए थे। जान का खौफ किसे नहीं रहता, और नौकरी जान से बढ़कर थोड़ी होती है। अधिकारियों को अच्छे से पता था कि इस मामले को कैसे डील करना है। उन्हें लिपापोती करने की आदत हो चुकी थी, और खास तौर पर वीरानगढ़ से जुड़े हुए मामलों में लोकल पुलिस से कम्युनिकेट करने का उन लोगों के पास कोई खास जरिया नहीं था। टेलीफोन के जरिए उन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें लोकल पुलिस ने सिटी पुलिस को बताया कि वो लोग स्पॉट पर गए थे। उन्होंने गांव में ठीक तरह से पेट्रोलिंग की है, लेकिन उन्हें उन बच्चों का कोई भी अता पता नहीं मिला है। उन्होंने आगे बताया कि वे लोग अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं, और जैसे ही कोई अपडेट मिलता है वो लोग उन्हें इन्फॉर्म करेंगे। सिद्धार्थ अब हवेली के करीब पहुंच चुका था। अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि जब गांव वालों को उसने बात करते सुना था तो उसने उसकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया था। गांव वाले तो आपस में यही बात कर रहे थे कि शहर के कुछ लोग शायद हवेली में दाखिल हो गए हैं।
सिद्धार्थ ने उस वक्त उनकी बातों पर इसीलिए ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे यह सब कुछ सिर्फ एक अफवाह लग रही थी। दूसरी खास बात यह भी थी कि सिद्धार्थ को किसी भी हालत में उस कछुए को ढूंढने के लिए जाना था, तो वो एक ही वक्त में दो काम कैसे करता, इसीलिए वो हवेली में नहीं गया। तो क्या सिद्धार्थ के हवेली में जाने के बाद हवेली के हालात बदलने वाले थे? क्या सिद्धार्थ उस शैतान के गुस्से को झेल पाएगा? क्या होगा उन शहरी यंगस्टर्स का? क्या गौरी और युवराज भी शैतान के गुस्से की भेंट चढ़ जाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। सिर्फ हवेली ही नहीं, पूरे गांव का माहौल बहुत खतरनाक हो गया था। लोगों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था और मौत पूरे गांव के ऊपर मंडरा रही थी। सिद्धार्थ ने जब उस बिगड़ते हुए माहौल को देखा तो उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि आखिर उसने गौरी की मदद ली ही क्यों थी। उसे गौरी को इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। गौरी को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। हालांकि इसके लिए गौरी ही अकेले जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन उसे भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती थी। सिद्धार्थ की तरफ से बार बार गौरी को समझाया गया था कि हवेली का वो शैतान कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसे उस हवेली में कभी भी अकेला नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस बार वो एक अजनबी के साथ हवेली में चली गई थी, और वो भी एक ऐसा अजनबी जो खुद एक नरबख्शी हो। क्या उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया था या उसकी अक्ल घास चरने चली गई थी? इन सब बातों को सोचते हुए सिद्धार्थ ने हवेली के गार्डन के अंदर कदम रखा। अपनी बाईं तरफ बने हुए उस टेंट को देखकर उसे तुरंत गांव वालों की वो बातें याद आ गई जो उसने सुनी थी। हवेली के अंदर लगे टेंट का मतलब साफ था कि सचमुच शहर के कुछ नौजवान वहां पार्टी करने के लिए आए थे। इस वक्त लगभग शाम के 7-7:30 का वक्त हो रहा था। उस टेंट में टॉर्च जल रहे थे और दूसरी बहुत सी चीजें भी वहां पर पड़ी हुई थी। शैतान के गुर्राने और चिल्लाने की आवाज ऐसी सुनाई पड़ रही थी जैसे बादल गरज रहे हों। जहां आमतौर पर इस तरह की हलचल होने पर शहरों में भी बिजली गुल हो जाया करती थी, वहीं अभी भी वीरानगढ़ के हालात कुछ अलग थे। वहां बिजली अब भी चालू थी। शायद शैतान की भी यही मर्जी थी कि वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वे देखें कि उनकी तबाही उन तक कैसे पहुंच रही है। हालात अभी भी जस से तस बने हुए थे। कभी जमीन कांप रही थी तो कभी तेज हवाएं चल रही थी। लोगों का बुरा हाल था। गांव में शायद ही कोई ऐसा शख्स था जो अपने घर के अंदर बैठा हो। जहां एक तरफ पहले रात होते ही वे सभी लोग मौत के डर से अपने घरों में दुबक जाया करते थे, वहीं आज हालात इससे बिल्कुल उलट थे। आज वे लोग अपनी जान बचाने के लिए ही बाहर बैठे थे। तमाम बच्चे बुरी तरह रो रहे थे और घर के आदमियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। वे कर भी क्या सकते थे। ये सब कुछ कब थमेगा कोई नहीं कह सकता था। गेस्ट हाउस से निकलकर बूढ़े बाबा भी जैसे जैसे गांव के लोगों के बीच घूमने लगे थे, वे कोशिश कर रहे थे कि गांव वालों को संतावना दे सके। सिद्धार्थ के अलावा गांव में हो रही उस हलचल के पीछे के राज को सिर्फ बूढ़े बाबा ही समझ सकते थे। अगर लोग घर के अंदर रहते तो अपनी जान बचाना शायद आसान पड़ता, क्योंकि उन घरों के सामने अभिमंत्रित हल्दी कुमकुम से पंजों के निशान बनाए गए थे। लेकिन अब भूकंप के डर से वे सभी लोग बाहर थे। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था और इसके साथ ही लोगों का डर भी। सिद्धार्थ अपने साथ उस कछुए को टूल बैग में ही रख कर लाया था। उस कछुए की गर्दन को उसने इस तरह से बाहर रखा था कि उसे सांस लेने में कोई परेशानी न हो। इसका मतलब साफ था कि बेहद जरूरी सामानों को छोड़कर सिद्धार्थ ने अपने टूल बैग का बहुत सा सामान नदी के किनारे ही छोड़ दिया था। अब हवाएं पहले से भी तेज चलने लगी और इस बार सचमुच बादल गरजने लगे, साथ में बारिश भी होने लगी। रह रहकर धरती कांप रही थी। गेस्ट हाउस के बाहर खड़े मिस्टर बजाज को अपनी बेटी गौरी की बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही वहां के हालात को देखकर वे थर थर कांप रहे थे। अगर बात की जाए गेस्ट हाउस के केयरटेकर दयाल की, तो वो हमेशा की ही तरह नेचुरल था। ऐसा लग रहा था
जैसे उसे किसी चीज की कोई भी परवाह नहीं हो। वो सचमुच एक बहुत ही अजीब कैरेक्टर था, न खुशी में खुश और ना ही किसी के दुख से उसे कोई मतलब था। उधर पुलिस ने जो बाहर से इंक्वायरी करने की कोशिश की थी, उससे उन्हें उस मिसिंग यंगस्टर्स के वीरानगढ़ आने और वहां की हवेली में कैंप लगाने की बात पता चली थी। लेकिन उसके बाद उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल पाया था। ऐसा नहीं था कि पुलिस वाले नहीं जानते थे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन बिना सबूतों के वे कुछ नहीं कर सकते थे और उन्हें अपनी ड्यूटी भी बचानी थी। इसलिए उन लोगों ने एक झूठी रिपोर्ट तैयार करके अपने ऊपर के ऑफिसर्स को भेज दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शायद वे लोग यहां आए जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो लोग कहीं और चले गए। हमें अपनी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हम उनके इस जगह पर होने या उनके साथ कोई हादसा होने के बारे में कंफर्मेशन दे सके। कमाल की बात तो ये थी कि चाहे कितनी भी टॉप लेवल की बात होती, ऑफिसर्स उस जगह पर आने से कतराते थे और यही सच भी था। प्रेस रिलीज में यह बात बता दी गई थी कि मिसिंग लोगों की खोज अभी भी की जा रही है, लेकिन उन लोगों के साथ क्या हुआ यह बात तो उनके मिल जाने पर ही पता चलेगी। सिद्धार्थ अब हवेली के अंदर पहुंच चुका था। उसने देखा कि झूमर, तस्वीर, फर्नीचर सब कुछ उलट पुलट पड़ा हुआ था। यहां तक कि हवेली में ज्यादातर हिस्सों में दरार भी आ गई थी। कुल मिलाकर हवेली अभी भी डवाडोल हो रही थी और हर वक्त ऐसा लग रहा था कि अभी वो हवेली जमीन में समा जाएगी और उसके साथ साथ सिद्धार्थ भी। लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसे अपनी ही जान नहीं, अपने साथ पूरे गांव को भी बचाना था। वो शैतान का सामना करने के लिए इस वक्त तैयार तो नहीं था, लेकिन वह किसी भी तरह से उसे शांत जरूर करना चाहता था। आज तक उस शैतान का इतना खतरनाक गुस्सा गांव वालों पर कभी नहीं बरसा था। इसका मतलब आज की रात तबाही की रात थी। वो हवेली पूरी तरह से उसके गुस्से भरी आवाज से गूंज रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से सिद्धार्थ ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसे न तो अब तक गौरी और युवराज दिखाई दिए थे और न ही शहर से वहां पर आए हुए वे यंगस्टर्स। दीवार और छत के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर गिर रहे थे। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच हवेली कुछ ही पलों में धूल में मिल जाएगी। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। सिद्धार्थ को कुछ तो जरूर करना था। तभी उसकी नजर तीसरे कमरे में उन तीनों दोस्तों पर पड़ी जो कि वहां मौजूद थे। लेकिन ये क्या, वे दोनों दोस्त अपने एक तीसरे दोस्त की लाश पर रो रहे थे। मयंक, जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर हवेली के एक खंबे का बड़ा टुकड़ा गिर गया था। उसका सिर पूरी तरह से दब गया था। उसका चेहरा ऐसा हो गया था कि जिसे पहचान पाना भी मुश्किल था। उसके वे दोनों दोस्त नमन और धैर्य भी बुरी तरह घायल हो चुके थे। जैसे ही उन लोगों ने सिद्धार्थ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वे लोग फूट फूट कर रोने लगे। डर कर वे लोग अपने दोस्त की लाश से पीछे हटने लगे। तो क्या उन्हें ऐसा लगा था कि सिद्धार्थ भी कोई भूत था? शायद हाँ, क्योंकि उस जगह पर क्या हो रहा था इसे समझ पाना उन लोगों की बस की बात नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी गलती तो ऐसी भूता जगह पर आने की थी, और दूसरी बड़ी भूल जो उन्होंने की थी वो ये थी कि वहां आकर भूतों और शैतानों का मजाक उड़ाना। उनकी गलतियां यही नहीं थमी थी। उन्होंने उस सन्नाटे से भरी हुई जगह में म्यूजिक बजाने और बियर पीने की हिमाकत भी की थी। मौत के मुंह में आकर भला इस तरह की हरकत कौन करता है? लेकिन उन लोगों ने खुद अपनी मौत को दावत दी थी। डरो नहीं, आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं कोई भूत नहीं हूं, आप लोगों की तरह ही एक आम इंसान हूं। मेरे पास आओ, इधर आओ मेरे पास। मैं आप लोगों को यहां से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा, सिद्धार्थ ने उन दोनों लोगों से कहा। उन्हें अभी भी सिद्धार्थ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन यकीन करने के अलावा उन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं था। पसीने से लथपथ, डरते, कपकपाते हुए उस हिलती डोलती इमारत में वे दोनों सिद्धार्थ के पास आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने उन लोगों को बारी बारी से गले लगा लिया। सिद्धार्थ के इस तरह से दिलासा देने के बाद उन लोगों का रोना तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उनमें एक उम्मीद जाग गई। हालांकि वे लोग अभी भी लगातार रो रहे थे, लेकिन अब वे लोग सिद्धार्थ के साथ वहां से निकलने के बारे में सोचने लगे।
हमारे दो दोस्त मार दिए गए। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मजाक मस्ती मातम में बदल जाएगी। प्लीज हम लोगों की जान बचा लीजिए। आइंदा से हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। वे दोनों दोस्त ऐसा कहकर सिद्धार्थ के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे। सिद्धार्थ उन दोनों को अपने साथ लेकर उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी उनके सामने से खतरनाक हंसी की आवाज आई और सामने की जमीन से काला धुआं निकलने लगा। उन दोनों ने डर के मारे सिद्धार्थ के हाथों को पकड़ लिया। अरे मेरे हाथों को छोड़ो, अगर मेरे हाथ ऐसे बंधे रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे, सिद्धार्थ ने उन दोनों से कहा। उस धुएं से निकलकर अचानक एक काला साया उनके सामने रुकावट बनकर आ गया। थोड़ी ही देर में उस साये का खतरनाक चेहरा उन्हें दिखाई दिया। झुर्रियों वाला चेहरा जो कि आधा जला हुआ था। उसका निचला जबड़ा था ही नहीं। बड़ी बड़ी लाल आंखें और बड़े बड़े सफेद बाल, खतरनाक नुकीले नाखून और किसी भूखे भेड़िए की तरह शिकार को देखकर वो लार टपका रहा था। तो क्या सिद्धार्थ उस काले भूत का सामना कर पाएगा? क्या उन दोनों दोस्तों की जान बच पाएगी? गौरी और युवराज क्या कुछ और हिमाकत करेंगे? क्या सिद्धार्थ वहां हो रही तबाही को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अब जब मौत सामने खड़ी थी तो एक बार फिर उन दोनों लड़कों की जान हलक में आ गई थी। वे चाहकर भी सिद्धार्थ का हाथ नहीं छोड़ पा रहे थे। उनके लिए सिद्धार्थ डूबते को तिनके के सहारे के समान था। उनकी आखिरी उम्मीद अगर सिद्धार्थ वहां नहीं आया होता तो शायद उन दोनों की घबराहट के मारे ही जान निकल गई होती। सिद्धार्थ जानता था कि उसे उस भूत का इलाज कैसे करना था। उसने उस भूत की ताकत का अनुमान लगा लिया था। इससे पहले कि वो उन पर हमला कर पाता, सिद्धार्थ ने अपने पॉकेट से सरसों के दाने और अभिमंत्रित जल निकाल लिया। सरसों के दाने उस पर फेंकते ही वो तिलमिलाने लगा और फिर सिद्धार्थ के अभिमंत्रित जल का छिड़काव करते ही वो वापस धुआं हो गया। सिद्धार्थ ने अभी जैसे उस भूत को भगाया था, उसके बाद वे दोनों लड़के सिद्धार्थ के पैरों में गिर गए। प्लीज हमें बचा लो। अब हमें यकीन हो गया कि बस तुम ही हमें बचा सकते हो। प्लीज आज के बाद हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो और हमें यहां से निकाल दो, गिड़गिड़ाते हुए उन दोनों लड़कों ने कहा। इससे पहले कि सिद्धार्थ उन लोगों को बाहर निकाल पाता, उसे इस बात का पता लगाना था कि आखिर उस शैतान को इतना गुस्सा किसने दिलाया था। क्योंकि अगर उसे गुस्सा इन लड़कों ने ही दिलाया था तो अब तक उनके दो साथियों को मारकर तो उसका गुस्सा काफी हद तक शांत होने को होता। अब जब इतना सब कुछ हो ही गया था और यह बर्बादी का सिलसिला नहीं थम रहा था तो गौरी भी इस बात को समझ चुकी थी कि उनकी हरकत ने पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया है। युवराज, मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी हो रहा है हमारी हरकत के कारण ही हो रहा है। तुम्हारे कहने पर मैं यहां तुम्हारे साथ चली आई। मुझे तो लगा था कि बस एक बार उस पत्थर को हासिल करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो तुम्हें इंसानी शरीर भी वापस मिल जाएगा और मैं भी सिद्धार्थ की मदद कर पाऊंगी। लेकिन ये देखो क्या हो गया है। तुम प्लीज वो पत्थर वहीं वापस रख दो। हमें नहीं चाहिए पत्थर। तुम खुद ही बताओ कि क्या तुम फिर से इंसान बन गए हो? नहीं ना? तो प्लीज उस पत्थर को उसी जगह पर रख दो। हम तुम्हारे इंसान बनने की जो भी तरकीब होगी ना, वो भी उसे खोज निकालेंगे। अभी प्लीज इसे वापस रख दो, गौरी ने युवराज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। लेकिन गौरी के ऐसा कहने पर भी वो कहां मानने वाला था। वो तो हमेशा से सेल्फिश था। वो इतना ज्यादा घटिया था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। गौरी तो उसको अभी 1% भी ठीक से नहीं समझ पाई थी और वो पहले ही उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगी थी। सचमुच गौरी जितनी ज्यादा स्मार्ट दिखती थी और खुद को समझती थी, वो उतनी ही बड़ी बेवकूफ थी। युवराज के वहां आने के बाद सिद्धार्थ को युवराज की हरकतों से साफ समझ आ रहा था कि वो फर्जी आदमी है। लेकिन मिस्टर बजाज ने जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ गौरी को लेकर बर्ताव किया था, उसके बाद उसे उन लोगों के मैटर में ज्यादा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और अब नतीजा सामने था। सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर था। उस मायावी मलंग युवराज की एक इतनी खौफनाक हकीकत थी कि अगर गौरी उसे जान जाए तो डर के मारे ही वो बेहोश हो जाती। दरअसल युवराज का वो भोला चेहरा बिल्कुल भी उसका
असली चेहरा नहीं था। वो एक निहायती मतलबी, गिरा हुआ और बेवजह लोगों का खून बहाने वाला शख्स था। अपने तंत्र मंत्र और शक्तिशाली बनने की हवस में उसने न जाने कितने लोगों का खून बहाया था। उसका असली चेहरा तो अगर कोई भूत भी देख ले तो वो भी डर कर भाग जाए। वो यूं ही उस जादुई पत्थर और हवेली की बाकी चीजों को हड़पने के पीछे नहीं लगा हुआ था। दरअसल उसे यह समझ आ गया था कि अगर वो सिद्धार्थ का यकीन जीत पाया तो वो एक दिन हवेली के शैतान को भी मात दे देगा, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी कायनात में उसकी जितनी काली शक्तियां किसी और के पास नहीं होगी। वो युवराज तो वीरानगढ़ आने के पहले ही मर चुका था। उसकी मौत हुई इतनी आसान नहीं थी। जिन बुरी शक्तियों के पीछे वो भागता रहा था, उन्हीं तंत्र मंत्र और जादू शक्तियों ने तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली थी। वो तो बस वीरानगढ़ इसलिए आया था कि किसी भी तरह से उस शैतान की गद्दी पर काबिज हो जाए। युवराज की जिस तरह की भोली सूरत और मासूम हरकतें थी, उसी की वजह से तो दिव्या जैसी डाइन भी उसकी दीवानी हो गई थी। गौरी, जो कि एक साफ दिल वाली लड़की थी और न ही सिद्धार्थ से पहले और न ही सिद्धार्थ के बाद किसी को पसंद करने वाली थी, वो भी युवराज के झांसे में आने लगी थी। युवराज ने मरने से पहले ही ऐसी बहुत सी शक्तियां इकट्ठा कर ली थी जो कि उसे मरने के बाद भी जिंदा रखे हुई थी, बस शरीर उसका नहीं होता था। वो कोई गौरी और सिद्धार्थ की तरह आज के जमाने का यंगस्टर नहीं था, बल्कि हवेली के उस शैतान की तरह ही वो भी कई सालों से खुद को ताकतवर बनाने की होड़ में लगा हुआ था। शैतान और उसके बीच का जो रिश्ता, उसे वो अब तक छुपाए हुए था। दरअसल वो रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का था। उस बैताल ने एक बार युवराज को धोखे से फंसा लिया था। तभी से हवेली का शैतान उस बैताल को अपना दोस्त समझने लगा था। आखिर हो भी क्यों ना, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त हुआ ना। हवेली के शैतान को आज तक किसी ने नहीं देखा था, यहां तक कि युवराज ने भी नहीं, लेकिन वो बैताल उसे अच्छी तरह से जानता था। बहरहाल युवराज ने गौरी की बात को मानने से यह कहकर इनकार कर दिया कि अगर वो ऐसा करने जाएगा तो वो शैतान गौरी और उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने गौरी से कहा कि उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो गौरी को ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। वो हर हालत में गौरी को पटा कर रखना चाहता था। उसे गौरी के साथ रिश्ता बनाकर हमेशा के लिए इंसानी शरीर मिल जाने वाला था। फिर उसे इस तरह से बार बार तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ता। लेकिन इंसानी शरीर मिलने का मतलब ये नहीं था कि उसमें जान आ जाएगी। वो एक मुर्दा था और मुर्दा ही रहने वाला था। अब तक वो जिस भी मुर्दे के शरीर में प्रवेश किया करता था, वो शरीर कुछ समय बाद सड़ने गलने लगता था। अब वो इस झंझट से मुक्ति चाहता था। दिव्या, जो कि इतनी ताकतवर डाइन थी, वो भी कभी यह नहीं समझ पाई थी कि जिसके साथ वो संभोग कर रही थी वो कोई आम मासूम लड़का नहीं था, बल्कि एक मुर्दा था। जिस तरह की कमजोरी दिव्या को उसके साथ रिश्ता कायम करने के बाद लग रही थी, उसे लगा कि यह एक थकावट थी, लेकिन सच तो ये था कि वो हर एक बार संभोग करके दिव्या के अंदर से उसकी काली ताकतों को अपने अंदर खींच रहा था। इसलिए जब भी उसकी दिव्या से लड़ाई हुई तो दिव्या को हारना पड़ा। सिद्धार्थ जब भी हवेली में आया करता था तो गुजरते वक्त हर एक कमरे को वो गौर से जरूर देख लिया करता था। आज उसने हवेली में हुई टूट फूट को तो ठीक से देख ही लिया था, लेकिन उसने उस हिरण के सींग को भी देखा था जिससे लगातार खून निकलते जा रहा था। भला एक मरी हुई हिरण के सिर से इस तरह से खून कैसे निकल रहा था? जब सिद्धार्थ ने इस बारे में दोबारा सोचा तो उसे समझ आ गया कि वहां गड़बड़ क्या हुई थी। दरअसल उसने हमेशा से वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर देखा था, लेकिन इतनी बड़ी हवेली में इस तरह के चमकते हुए पत्थर का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए सिद्धार्थ ने उसकी तरफ कभी भी उस तरह से ध्यान नहीं दिया था। उस हवेली के चप्पे चप्पे में शैतान बसा हुआ था, मतलब वहां की हर एक चीज उसे बहुत प्यारी थी। वहां से कुछ भी बाहर लेकर जाना इतना आसान नहीं था। इस बार फिर गौरी ने युवराज के चक्कर में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अगर वो उस जादुई पत्थर को लेकर वीरानगढ़ के बाहर भी चली जाती तब भी उसकी मौत निश्चित थी। इससे पहले भी गौरी वहां से एक अंगूठी लेकर गई थी
जिसकी वजह से रह रहकर उस पर भूतों का साया मंडराता रहता था। कभी वो पागलों की तरह बर्ताव करती थी तो कभी दूसरे के खून की प्यासी हो जाया करती थी। जब सिद्धार्थ वहां से आगे बढ़ा तो उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए इधर उधर लड़खड़ाते और अपने आप को बचाते हुए युवराज और गौरी मिल गए। गौरी आगे चल रही थी और उसके पीछे युवराज। सिद्धार्थ को युवराज के ऊपर छत से एक करीब 2 फीट का टुकड़ा युवराज के सिर पर गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर वहां धूल ही धूल हो गई। थोड़ी देर बाद गौरी और युवराज दोनों सिद्धार्थ के सामने पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ के साथ उस वक्त वे दोनों लड़के धैर्य और नमन भी थे। वे दोनों भीगी बिल्ली की तरह सिद्धार्थ से लिपटे हुए थे। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये दोनों कौन है? ये तुम्हारे हाथ इस तरह से क्यों पकड़े हुए हैं? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है गौरी। ये दोनों भी मेरी तरह परेशान लोग हैं, किस्मत के मारे हैं, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों को खो दिया है, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। आई हेट यू गौरी, तुमने सही नहीं किया, तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ, मैंने तो ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं इतने दिनों से देख रही थी कि तुम चाहकर भी अंकल और आंटी को ढूंढने की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे थे। जब मुझे युवराज की ताकत का अंदाजा हुआ तो मैंने उसकी बात मान ली, और वैसे भी वो कोई गलत इंसान थोड़ी है। तुम भी तो इससे मिल चुके हो, तुम भी तो जानते हो कि इसकी जिंदगी भी हवेली के इसी शैतान ने तबाह की थी। गौरी ने एक्सक्यूज देते हुए कहा। तो क्या सिद्धार्थ गौरी की बातों का यकीन कर लेगा? क्या उस शैतान का गुस्सा शांत हो पाएगा? क्या वे लोग सब के सब वहां से सही सलामत वापस निकल सकते हैं? सिद्धार्थ का अगला कदम क्या होने वाला था? क्या उस जादुई पत्थर को वापस रखने को लेकर सिद्धार्थ और युवराज के बीच में लड़ाई होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए। गौरी युवराज की तरफदारी करते हुए ये तक भूल गई थी कि वो वीरानगढ़ में रुकी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए थी। वो तो सिद्धार्थ को बचपन से ही अपना सब कुछ मान चुकी थी, तो फिर अगर वो कुछ कह रहा था तो उसे उसकी बात को मानने से इस तरह से बिल्कुल भी कतराना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस गौरी के साथ भी सब कुछ वैसा ही हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ से पहले युवराज की मदद से वो सब कुछ ठीक कर देगी। इस बात में कोई शक नहीं था कि युवराज वशीकरण भी जानता था। यही तो विद्या थी जिसके दम पर वो न जाने कितनी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना चुका था। वो हर तरह की लड़कियों और औरतों का लुत्फ उठाया करता था। उसे तो बूढ़ी औरतों से भी कोई परहेज नहीं थी। दरअसल वो हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि उसे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसके अंदर पवित्रता और आध्यात्मिकता दोनों ही एक साथ मिल जाए। उसकी आगे की तंत्र साधना और जादू टोनों के लिए ऐसी लड़की के साथ उसका लड़की की मर्जी से संभोग होना बहुत जरूरी था। गौरी उसके लिए एक परफेक्ट शिकार से बढ़कर और कुछ भी नहीं थी। लेकिन गौरी के लिए वो क्या था, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देने वाला था। गौरी, हम लोगों के बीच में जो भी बात होने वाली है वे सारी बात हम बाद में कर लेंगे। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम दोनों ने जो पत्थर उस हिरण के सिर से निकाला है उसे वापस रख दो। तुम दोनों पूरे गांव को बर्बादी की कगार पर ला चुके हो। वक्त बर्बाद मत करो और उस पत्थर को वापस रखो। सिद्धार्थ ने युवराज और गौरी से कहा। सिद्धार्थ ने जैसे ही ऐसा कहा तो धैर्य और नमन भी गौरी और युवराज से हाथ जोड़कर बोलने लगे। प्लीज इनकी बात मान लीजिए, ये जो कह रहे प्लीज मान जाइए। हम लोग जीना चाहते हैं। यहाँ के भूतों ने हमारे 2 दोस्तों की जान तो पहले ही ले ली। प्लीज हम लोग घर वापस चले जाएंगे, हमें बचा लीजिए। वो दोनों भी रिक्वेस्ट करने लगे। उन दोनों की इस तरह से हाथ जोड़ने से और सिद्धार्थ के कहने पर गौरी का दिल तो पिघल गया था, लेकिन इन सब का युवराज पर कोई असर नहीं हुआ था। गौरी तो पहले भी वहां के हालात देखकर उस पत्थर को वापस अपनी जगह पर रखने के बारे में युवराज से कह चुकी थी, लेकिन इंसानी जज्बातों का एक हैवान पर असर भी क्या हो सकता था। अगर उसके सीने में दिल होता तब तो वो पिघलता। वो तो शरीर तक उसका खुद का नहीं था।
कितनी देर से जमीन के रह रह कर कांपने के अलावा अब तक वहां पर कोई दूसरी शैतानी हरकत दिखाई नहीं दी थी। लेकिन ये सब अब और ज्यादा नहीं चलने वाला था। जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, तभी एक झटके से गौरी उन लोगों के बीच में हवा में उड़कर वापस वाली दीवार से जाकर धड़ाम से टकराई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने खतरनाक ताकत से धक्का दिया था। जमीन पर गिरकर वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगी। सिद्धार्थ और युवराज तुरंत उसके पास बैठ गए, लेकिन इससे पहले कि युवराज वहां पर पहुंच पाता, युवराज का दाहिना पैर जो हवा में उठा तो दोबारा जमीन पर नीचे ही नहीं आ पाया। उसे भी किसी कपड़े की तरह उठाकर जमीन पर पटक दिया गया। उसे जहां पर पटका गया वहां पर कुछ नुकीली चीजें भी पड़ी थी, लेकिन उस पर गिरने के बावजूद भी उसका खून नहीं निकला। ऐसा नहीं था कि उसे चोट नहीं लगी थी, चोट के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन फिर भी उसके जख्मों से खून नहीं निकल रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो बहुत ज्यादा तड़प भी नहीं रहा था। इसका मतलब साफ था, उसे इस सब का कोई खास असर नहीं हुआ था। हालांकि अभी भी वो कोई आवाज नहीं कर पा रहा था और जमीन पर पड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने गौरी को संभाला और सहारा लेकर खड़ा किया। आर यू ओके? गौरी, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा। सिद्धार्थ, मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पैर में भी थोड़ी चोट है, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। मैंने युवराज से कहा भी था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, उसे वो चीज वापस रख देनी चाहिए, लेकिन पता नहीं उस पर क्या सनक सवार है, वो मेरी भी बात मानने को तैयार नहीं है, गौरी ने रोते हुए सिद्धार्थ से कहा। अब आधी रात से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। इसका मतलब अगर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं किया तो वीरानगढ़ का खात्मा होना पक्का था। जमीन पर पड़े हुए युवराज के पास पहुंचकर सिद्धार्थ ने बिना देर किए एक झपट्टा मारकर उससे वो चमकीला जादुई पत्थर छुड़ा लिया। इससे पहले कि वो मायावी मलंग रिएक्ट कर पाता, सिद्धार्थ बिजली की रफ्तार से उस हिरण के सिर तक पहुंच गया और उसने वो पत्थर वहां पर वापस रख दिया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वहां के हालात अगले ही पल सुधरने लगे। जमीन में ही हो रही हलचल बिल्कुल थम गई। बाहर हो रही तेज बारिश और चलने वाली तेज हवाएं भी बिल्कुल शांत हो गई। वो शैतान जो अब तक गुस्से से गरज रहा था वो भी शांत हो गया। इसका मतलब सिद्धार्थ ने एक बार फिर वीरानगढ़ को उस खतरे से बाहर निकाल लिया था। जैसे ही वहां सब कुछ ठीक हुआ, गौरी दौड़कर सिद्धार्थ के पास पहुंची और उसने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया। ओह सिद्धार्थ, तुमने एक बार फिर सब कुछ ठीक कर दिया। यू आर रियली ग्रेट। आई एम रियली सॉरी। आई एम रियली सॉरी फॉर माई ऑल मिस्टेक्स। प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। आई लव यू सिद्धार्थ। तुम प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना, कभी नहीं। आई कांट लिव विदाउट यू, गौरी ने इमोशनल होते हुए सिद्धार्थ से कहा। गौरी ने जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के बाद सिद्धार्थ का जो उस पर गुस्सा था वो काफी हद तक शांत हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं गौरी, अब तुम सेफ हो और मैं भी अब कहीं नहीं जा रहा हूं। तुम बस अब इतना ख्याल रखना कि आगे से इस हवेली में कभी भी मेरे बिना दाखिल होने की सोचना तक नहीं। गौरी ने सिद्धार्थ को प्रपोज किया था, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसका मतलब क्या हो सकता था? इसका मतलब ये नहीं था कि सिद्धार्थ गौरी से प्यार नहीं करता था। इसका मतलब ये था कि वो गौरी पर अब तक अपना हक नहीं जताना चाहता था। जिस तरह से मिस्टर बजाज ने बार बार उसे उनकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा था, उसे सिद्धार्थ अब और ज्यादा नहीं झेल सकता था। वो कभी गौरी के पीछे नहीं पड़ा था। वो सचमुच दिल से उससे प्यार करता था, लेकिन न जाने मिस्टर बजाज के मन में क्या चल रहा था। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही वहां जमीन पर पड़े युवराज ने जोर से जमीन पर मुक्का मारा। यह इस बात का इशारा था कि वो सिद्धार्थ की इस हरकत से हद से ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन उसके गुस्से की किसी को परवाह नहीं थी, ना तो गौरी को और ना ही सिद्धार्थ को। उन दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। अब जब सब कुछ बहुत हद तक ठीक हो चुका था,
तो सिद्धार्थ अब बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत छठवें कमरे के पास जाकर उस कछुए को वहां रख दिया। जैसे ही सिद्धार्थ ने उस कछुए को वहां पर छोड़ा तो तुरंत उस कछुए के पर निकल गए। ये क्या हो रहा था? सिद्धार्थ, गौरी और युवराज तीनों के देखते ही देखते वो कछुआ हवा में उड़ने लगा। थोड़ी देर उस कमरे में इधर उधर उड़ने के बाद वो धीरे धीरे एक आग के गोले में तब्दील होने लगा और फिर किसी तोप के गोले की तरह हवेली के उस दरवाजे के बड़े से ताले से टकराकर उसे तोड़कर कहीं गायब हो गया। सिद्धार्थ की पहेली पूरी हो चुकी थी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे जो दिखाई दिया उसने उसके अब तक सहे तमाम दुखों को एक पल में खुशी में बदल दिया। हाँ, उस दरवाजे के खुलते ही उसे सचमुच उसके मम्मी डैडी दिखाई दिए थे। वे दोनों अभी बहुत दुबले पतले और बुरी हालत में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे लोग जिंदा थे। एक और बात जो सिद्धार्थ ने महसूस की, क्या वे लोग भी सिद्धार्थ को देख पा रहे थे? वे लोग उससे क्या कहना चाह रहे थे? ये बात तो सिद्धार्थ तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों के बीच कोई कांच की दीवार हो। उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो इस चीज को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। वो आगे बढ़ा और उसने कोशिश की कि वो उसके मम्मी डैडी को छू सके, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आगे बढ़ने के बावजूद भी वे लोग उससे दूर होते जा रहे थे। वो कमरा तो जितना का उतना ही पड़ा था, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा था? वो लोग उससे दूर कैसे होते जा रहे थे? मम्मी, डैडी, प्लीज मम्मी, मेरी बात सुनो। पापा प्लीज कुछ तो कहिए। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। आई मिस्ड यू सो मच। प्लीज मम्मी वापस आ जाओ। ये कहते हुए सिद्धार्थ चिल्लाते चिल्लाते रोने लगा। एक बात और जो बहुत अजीब थी, वो ये थी कि सिर्फ सिद्धार्थ को ही उसके मम्मी डैडी दिखाई दे रहे थे। उसके साथ मौजूद दोनों लोग सिद्धार्थ के इतने इमोशनल होने की वजह बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। गौरी, क्या तुम्हें मम्मी डैडी नहीं दिखाई दिए क्या? सामने देखो, क्या तुम्हें सच में नहीं दिखाई दे रहे हैं? मैं तो हमेशा से ही जानता था कि वो दोनों जिंदा हैं और हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। देखो ना, वो दोनों हमारे सामने हैं और जिंदा हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा था वो सिर्फ उसका एक भ्रम था। उसके मम्मी डैडी उसके सामने मौजूद ही नहीं थे। क्या वे लोग मर चुके थे? क्या वहां सचमुच कोई कांच की दीवार थी? अगर वो लोग वहां थे तो गौरी और युवराज उन्हें क्यों नहीं देख पा रहे थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये रहस्यमय गाथा। उधर गांव के लोग जो खुशहाली के साथ दिवाली मनाने की कोशिश कर रहे थे, इस हादसे से बहुत ज्यादा सहम गए थे। उन्होंने अपने घरों की जितनी सजावट की थी वो काफी हद तक बर्बाद हो गई थी। ये तो सच था कि उनकी जिंदगी में जो खुशियां आई थी उनका लेना देना काफी हद तक गेस्ट हाउस में आकर रुके लोगों की वजह से था, लेकिन इस बर्बादी का जिम्मेदार किसे ठहराया जा सकता था? बहरहाल वहां हवेली के अंदर से खतरा टल चुका था और अब वे लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। बीती रात छोटी दिवाली की रात थी, जो कि दहशत और अंधेरे के बीच गुजरी थी। शहर से आए हुए लोगों की मौत होने से छोटी दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई थी। तो क्या आज की रात सचमुच गांव में दिवाली मनाई जाने वाली थी? ये तो अभी सिर्फ सवाल ही था, जिसका जवाब आने वाला वक्त देने वाला था। तुम दोनों को आइंदा से यह ध्यान रखना कि चाहे गांव की दूसरी जगह तुम जो कुछ भी करो, लेकिन इस हवेली में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से तुम्हें बचना होगा। और खासतौर पर यहां से कोई चीज बाहर ले जाने के बारे में तो सोचना भी नहीं। सिद्धार्थ ने गौरी और युवराज से कहा। जब सिद्धार्थ ने उन लोगों से ऐसा कहा तो युवराज के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मजबूर था। वो उस शैतान के आगे कुछ कर भी नहीं पाया था। अगर सिद्धार्थ ना होता तो शायद उसका भी काम तमाम हो गया होता। उसकी तरह कई भूत पहले ही उस शैतान की गुलामी कर रहे थे। मयंक और पलक की बॉडीज अभी भी हवेली के कमरों में पड़ी थी। सिद्धार्थ ने नमन और धैर्य की हेल्प लेकर उस बॉडीज को हवेली से बाहर निकाला। थोड़ी ही देर बाद
दिन निकलने को था। उधर लोकल पुलिस भी हवेली के आसपास चक्कर लगा रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो हवेली के अंदर दाखिल हो पाते। वे लोग तो सारा प्लान अपने मन में पहले ही बना चुके थे। उन्हें तो बस अपनी रिपोर्ट तैयार करके शहर भिजवानी थी। अगर कोई इसे लिपापोती कहे तो यही सही, लेकिन अगर वहां इतना खतरा नहीं होता तो अब तक सिटी पुलिस या क्राइम ब्रांच वहां तक पहुंच चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच की जिस टीम को वहां पर इन्वेस्टिगेट करने का जिम्मा दिया गया था, उन लोगों की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वे लोग गांव की सरहद को पार करके वीरानगढ़ में दाखिल भी हो सके। उन्होंने लोकल पुलिस से कहा था कि जैसे ही उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो उनसे कांटेक्ट करे और रिपोर्ट उन्हें 1-2 दिन में सबमिट कर दे। सिद्धार्थ जब हवेली के बाहर उन बॉडीज को लेकर गया तो लोकल पुलिस के कांस्टेबल की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ से ज्यादा कुछ इंक्वायरी कर पाते। जो कुछ सिद्धार्थ ने उन्हें बताया, उन लोगों ने चुपचाप उसके हिसाब से खुद को बचाते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि शहर से कुछ नौजवान वीरानगढ़ में आधी रात के वक्त दाखिल हुए थे। उन लोगों ने गांव की एक पुरानी हवेली में डेरा डाला, बाहर कैंप लगाया और वहां पर बहुत ज्यादा शराब भी पी। उन लोगों की पार्टी काफी देर तक चलती रही और उन लोगों ने जो म्यूजिक प्ले किया था वो गांव के लोगों ने भी सुना। उसके बाद म्यूजिक स्टॉप हो गया और किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। जब उन लोगों के गुमशुदा होने की खबर हम लोगों को लगी तो हम लोग अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। उस हवेली के तमाम दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन हवेली के गार्डन में एक कैंप लगा हुआ था जहां पर टॉर्च चल रहे थे, मोबाइल, बियर बोतल्स और बैकपैक्स रखे हुए थे। यह सब देखने के बाद हम लोगों को तो ये यकीन हो गया था कि यंगस्टर्स हवेली में ही आए थे। लेकिन जब हम लोगों ने हवेली के आसपास छानबीन की तो पता चला कि हवेली 2 सालों से बंद पड़ी है। हमारे रिकॉर्ड में भी ये हवेली 100 सालों से भी ज्यादा वक्त से बंद पड़ी थी। बस कुछ महीने पहले एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ ने इसे खुलवाया था, लेकिन उसके बाद उन लोगों का भी कोई अता पता नहीं लग पाया। अब तक उस केस पर भी हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं। इसके बाद आसपास छानबीन करते वक्त हमने एक पुराने कुएं में झांक कर देखा तो हमें वहां पर 2 लोग पेड़ की जड़ों को पकड़कर लटकते हुए दिखाई दिए। हम लोगों ने तुरंत उसकी हेल्प की और रस्सी की हेल्प से उन्हें बाहर निकाला। वो कुआं सूखा था और पता चला कि रात में बियर के नशे में मयंक और उसकी गर्लफ्रेंड पलक इस कुएं के पास आ गए और पता नहीं कब कुएं का पत्थर फिसला और वो लोग नीचे गिर गए। बगैर मुंडेर वाले उस कुएं में उन लोगों के गिरते ही जब वे लोग चीखे तो उनके दोस्तों ने उनकी चीख सुनी और वे लोग भी एक टॉर्च लेकर दौड़ते हुए आए। आगे जैसा ही उन दोनों ने बताया, उन्होंने पेड़ के सहारे नीचे उतरकर उन दोनों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने टॉर्च से ठीक तरह से देखा तो उन्होंने पाया कि मयंक का सिर पत्थर से टकराकर बुरी तरह फट चुका था और उसका सर अभी भी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पलक भी बेसूध पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों मर चुके थे। बाद में उन लोगों की बॉडीज को बाहर निकलवाया गया और लोकल डॉक्टर की हेल्प से उनका पोस्टमार्टम करवा लिया गया। यह सच भी था। गांव में मौजूद कंपाउंडर की हेल्प से पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। पोस्टमार्टम की कॉपी रिपोर्ट के साथ अटैच कर भिजवा दी गई थी। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, वैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी किसी भूत प्रेत का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन असलियत क्राइम ब्रांच के सब लोग जानते थे। चाहे जो हो, पुलिस डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच को मीडिया और पब्लिक को जवाब देना था। उन्होंने लोकल पुलिस की रिपोर्ट को क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट बताते हुए केस को क्लोज करने की सिफारिश कर दी। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उन दोनों जिंदा लड़कों का वीरानगढ़ से बाहर निकल पाना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन था। उस गांव से इस तरह से वापस जाना, वो भी जिंदा, आज तक तो ऐसा कभी देखा नहीं गया था। इसका मतलब उन्हें वापस बाहर निकालने का चैलेंज सिद्धार्थ को ही एक्सेप्ट करना था। पुलिस के लोग उस शैतान के खेल में पड़ने से कोसों दूर रहते थे। क्योंकि मैटर सेंसिटिव था, इसलिए पुलिस ऐसा शो करने की तो कोशिश कर रही थी कि वे लोग भी सिद्धार्थ के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा करते वक्त
जिस परेशानी का सामना सिद्धार्थ को करना था वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही झेलना था। सुबह होते ही सबसे पहले तो सिद्धार्थ नमन और आर्या को अपने साथ लेकर गेस्ट हाउस गया और उसने उन लोगों को चाय नाश्ता करवाया। हालांकि वे लोग कुछ खाना पीना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने अपने दोस्तों को खोया था, लेकिन उनका खाना पीना भी तो जरूरी था। मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा को भी उस सारे इंसिडेंट्स की डिटेल मिल गई थी। उन्हें भी उन दोनों यंगस्टर्स की मौत का दुख था। मिस्टर बजाज उस भूचाल के वक्त गौरी के गेस्ट हाउस में ना होने को लेकर भी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन गौरी को देखकर उनकी जान में जान आ गई थी। लोकल पुलिस, जो कि अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी थी, वो लोग सिद्धार्थ के साथ वीरानगढ़ की बॉर्डर पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम सिटी पुलिस के साथ फाइनल रिपोर्ट लेने के लिए खड़ी थी, जब उन्होंने देखा कि गांव वाले 2 बॉडीज भी लेकर आ रहे हैं, तो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स की सांस फूलने लगी। उन्होंने अपने कांस्टेबल्स को उन दोनों बॉडीज को रिसीव करने और नमन और धैर्य को गांव की बॉर्डर से बाहर लाने में गांव वालों की मदद करने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने पर भी कांस्टेबल आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तब उन्होंने कहा, ऑर्डर इज ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो इट। कांस्टेबल कम ऑन, जल्दी जाओ। पुलिस ऑफिसर ने ऑर्डर दिया। उनके ऐसा कहते ही कांस्टेबल ने जैसे ही वीरानगढ़ की सरहद पर पैर रखा, ऐसा लगा जैसे किसी ने 25,000 वोल्ट के करंट पर पैर रख दिया हो। उनके कदम रखते ही बिजली के कड़कने की आवाज हुई और किसी अनजान ताकत ने उन्हें ऐसा जोर का झटका दिया कि वो चारों कांस्टेबल तकरीबन 20 फीट ऊपर हवा में उड़े और धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनके पैर बुरी तरह झुलस गए थे। बाकी लोगों को इस बात को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वीरानगढ़ की सरहद पर कदम रखना मतलब मौत को दावत देना है। तो फिर यंगस्टर्स कैसे उस जगह अंदर दाखिल हो गए थे? क्योंकि वे लोग सिर्फ गांव के अंदर आने के लिए आए थे, किसी को वीरानगढ़ से बाहर निकालने के लिए नहीं। मौत के मुंह में जाना आसान है, मौत को हराकर बाहर निकल पाना नामुमकिन। उन कांस्टेबल्स की हालत देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोगों के हाथ पैर फूल गए थे। उन लोगों को तो जैसे तैसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम कर दिया गया था। तो क्या सिद्धार्थ की कोशिश करने से नतीजा कुछ और होने वाला था? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये क्या, जमीन पर ऐसी हलचल कैसे होने लगी? इतनी धूल कहां से उड़ने लगी थी? सिद्धार्थ, उधर देखो, वो तो वही हवेली के गार्डन में दिखाई देने वाले टूटे फूटे पत्थर के पुतले हैं। उनकी उनकी रफ्तार तो देखो, वो सब तो दौड़ते हुए इधर आ रहे हैं। अगर वे हम तक पहुंच गए तो उनके हमले से बच पाना मुश्किल होगा, गौरी ने कहा। गौरी, सिर्फ वो अकेले नहीं होंगे, हम सबको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिद्धार्थ का ऐसा कहना भर था कि रेत के छोटे छोटे बवंडर उड़ने लगे। वो बनते वक्त तो छोटे छोटे थे, लेकिन देखते ही देखते उनके भंवर आसमान तक पहुंचने लगे थे। वे रेतीले भूत की शक्ल अख्तियार करने लगे। इससे पहले कि वे सभी भूत हमला कर पाते, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। जिस रफ्तार से वे भूत आ रहे थे, सिद्धार्थ को उसी का फायदा उठाना था। जैसे ही नजदीक आए, गौरी और बूढ़े बाबा ने अपनी मुट्ठी में लिए हुए सरसों के दाने उनकी तरफ फेंके और सिद्धार्थ ने अभिमंत्रित जल का चारों तरफ छिड़काव किया। इससे वो भूत जलन से तिलमिलाए और शैतान की बनाई हुई उस अदृश्य सीमा रेखा से टकरा गए। बहुत ही खतरनाक धमाके हुए। ऐसा लगा जैसे दीपावली के पटाखों की लड़ी जल गई हो। भूतों की इस तरह से दी गई बलि ने कुछ ऐसा कर दिया था जो आज तक नहीं हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ था? क्या सरहद पर जो शैतानी सीमा रेखा बनाई गई थी वो टूट चुकी थी? क्या उन शहरी लोगों के बॉडीज और बचे हुए लोगों के लिए बाहर का रास्ता खुल चुका था? क्या दीपावली का त्योहार सचमुच खुशियां लेकर आने वाला था, या कुछ बुरा होना अभी बाकी था? जानने के लिए सुनते रहिए। प्रिय श्रोताओं, आपको पॉकेट एफएम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों के महापर्व दीपावली में आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, और ऐसे ही आपका प्यार इस कहानी के लिए और बढ़ता रहे। वीरानगढ़ की रहस्यमय गाथा में बहुत जल्द शुरू होगा एक ऐसा अध्याय जो आपको झकझोर कर रख देगा। इसलिए सुनते रहिए। आप